तो ये लड़का लोगन है, एक नोबल फैमिली का एल्डेस्ट सन, लेकिन उनकी फैमिली पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। घर की नौकरानियां उससे खौफ खाती थी और डरने की वजह भी थी। सच कहें तो इसका चेहरा ही पूरा साइको वाइब्स देता था। एक दिन लोगन ने सोचा अपने पापा से मिलने कासल चले जाए, लेकिन गेट पर खड़े सोल्जर्स ने उसे एंट्री ही नहीं दी। उनका कहना था कि प्रिंस इस लायक ही नहीं है, वो तो बस बैरन की एक्स वाइफ का बेटा है। लोग या तो लोगन से डरते थे या सीधा सीधा उससे नफरत करते थे, क्योंकि अब तक वो बहुत एरोगेंट और डिस्गस्टिंग इंसान था। लेकिन अब सब बदलने वाला था, क्योंकि लोगन अब वो इंसान नहीं था जिसे सब जानते थे। गार्ड के एटीट्यूड से वो इरिटेट हो गया। उसने अपने आउटफिट से ग्लव्स निकाले और सीधे गार्ड के मुंह पर फेंक दी। जो इंसल्ट प्रिंस को झेलनी पड़ी थी, उसका बदला ड्यूल में लिया जाएगा। लोगन ने गार्ड को इंसल्ट करके कहा कि असली लूजर वही है, हमेशा से ही एक एवरेज सोल्जर रहा है। डोमिनेंट गुस्से में आकर फाइट एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों ड्यूल अरीना में वुडन सोर्ड्स के साथ जाते हैं, लेकिन नाइट ऑरा यूज कर सकता है और वुडन सोटो से भी वो किसी वीक वॉरियर को मार सकता है। सबको प्रिंस की जान का डर था, क्योंकि सबको लगता था कि लोगन एक लूजर है। डोमिनेंट ने पूरी ताकत से ऑरा यूज करके हमला किया, लेकिन लोगन ने एकदम प्रेसिस मूव से डॉज किया और उसकी तलवार के ऊपर से अटैक कर दिया। इतनी ताकत से मारा कि गार्ड की तलवार छूट गई। पूरा क्राउड शॉक में था। लूजर लोगन को फाइट करना आता कैसे है? लोगन रुका नहीं। उसने कहा अगर डोमिनेंट चाहे तो सेकंड चांस ले सकता है। लेकिन सोल्जर जमीन पर पड़ा अपने हाथ को देख रहा था। उसे समझ आ गया कि वो स्ट्राइक कितना हैवी और जानलेवा था। लोगन ने जवाब का इंतजार नहीं किया। वो वुडन सोर्ड से और वार करता गया, बदला लेने के लिए। कासल के सारे सोल्जर्स डर गए। प्रिंस लोगन अब पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा। असलियत ये थी कि फ्यूचर में जब लोगन 40 साल का हुआ, वो बस एक कॉमन सोल्जर था, क्योंकि उसकी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। बाकी सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जब वो छोटा था तो अपने छोटे भाई से ड्यूल हार गया था। किसी को समझ नहीं आता था कि फैमिली खत्म होने के बाद वो सोल्जर कैसे बना। उस टाइम किंगडम से गद्दारी हुई और दुश्मन सैनिकों ने हमला किया। सब ने बहादुरी से लड़ाई की, लोगन ने भी, लेकिन किंगडम हार गया और सब मारे गए। उसी दिन लोगन की मौत हो गई। मरते वक्त उसे बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि पूरी जिंदगी वो खराब इंसान बना रहा और अपने पापा से माफी भी नहीं मांग पाया। फिर अचानक लोगन अपने कमरे में जाग गया। उसे लगा कि ये सब ड्रीम था, लेकिन नहीं, उसे सब याद था। खिड़की से उसने अपने बचपन का कासल देखा। तभी उसका छोटा भाई रोम मिलने आया। रोम डरा हुआ था, क्योंकि लोगन हमेशा सबके साथ बुरा करता था। पिछली बार उसने रोम के साथ इतना बुरा किया था कि रोम ने कभी पास आने की हिम्मत ही नहीं की। रोम डरते डरते खड़ा था और सर्वेंट्स भी जानते थे लोगन की गंदी पर्सनैलिटी के बारे में। बटलर रिक ने रोम को जाने को कहा, लेकिन पहली बार लोगन ने चिल्लाया नहीं। उसने सॉफ्टली बोला आप आसा। रोम और रिक दोनों हैरान रह गए। आज यंग मास्टर लोगन कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। लोगन अपने भाई की तारीफ करना चाहता था, लेकिन शब्द अटक गए। आखिर उसने रोम को पहली बार गले लगाया और माफी मांगी। बोला कि मैं बहुत खराब भाई रहा हूं और तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। बात करने के बाद रोम चला गया। लोगन खिड़की से बाहर देखने लगा और उसे पक्का हो गया कि ये सपना नहीं है। वो सच में पास्ट में लौट आया है और इस बार सब कुछ बदल देगा, अपनी फैमिली को बचाएगा। थोड़ी देर बाद गलती से एक मेड अंदर आ गई और माफी मांगी। रिक भी उसके पीछे आया और लोगन से माफी मांगने लगा, लेकिन लोगन ने कहा कोई बात नहीं, बस मुझे पेपर और पेन ले आओ। रिक और मैरी घबरा गए। यंग मास्टर अब काम करेगा। जब वो सामान लाए तो लोगन ने उन्हें थैंक यू बोला। सर्वेंट्स को यकीन ही नहीं हुआ कि लोगन ने कभी किसी चीज के लिए धन्यवाद कहा। अब उन्हें लगने लगा कि वो ड्रीम देख रहे हैं। लोगन ने खुद को याद दिलाया कि 10 साल बाद एम्पायर के साथ वॉर होगी, जिसमें उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो वीक और कर्ज में डूबी होगी। उसका मकसद अब खुद को और अपनी फैमिली की हालत दोनों बदलना है। उसने मेहनत से लिखने के बाद अपने पापा से मिलने का सोचा। रास्ते में स्टाफ उसके चेहरे से बचते रहे। सब डरते थे कि लोगन किसी भी वक्त उनकी जान ले सकता है। एक मेड कपड़े लेकर जा रही थी और गलती से गिर गई। डर से जम गई। उसे लगा अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन लोगन ने उसे हाथ पकड़कर उठाया। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। लड़की ने उसका चेहरा देखा और फिर भी डर के मारे भाग गई। लोगन को एहसास हुआ कि सिर्फ अलग बिहेव करने से सब तुरंत नहीं बदल जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा अब भी डरावना ही लगता है। आखिरकार वो अपने पापा के ऑफिस पहुंचा। वहां अनाउंस हुआ कि प्रिंस लोगन आया है। 20 साल बाद वो अपने पिता को देख रहा था। लोगन ने आइसोलेटेड ट्रेनिंग के लिए माउंटेन प्रॉपर्टी पर जाने की परमिशन मांगी। उसके पास अपने पास्ट की मेमोरीज थी और वो नाइट ट्रेनिंग जानता था, लेकिन उसका बॉडी वीक और बेकार था। साथ ही पैसे की भी जरूरत थी। उसके पापा पैट्रिक एमलान ने सोचा कि लोगन हार कर भागना चाहता है। लोगन ने साफ कहा कि नहीं, बस रियलाइज किया है कि वो वीक है और अब तक टाइम वेस्ट किया है। पैट्रिक को ये एक्सक्यूजेस पहले भी सुनने को मिले थे, इसलिए वो मानने से इनकार कर देता है। लेकिन लोगन ने एडमिट किया कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका व्यवहार है और अब वो बदलना चाहता है। उसके पापा मानने को
तैयार नहीं थे, लेकिन लोगन ने साफ कहा, मैं इमेच्योर और बेवकूफ रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मेरा पहला स्टेप होगा। आखिरकार पैट्रिक मान गया और बोला कि ये उसकी आखिरी चांस है। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है 3 महीने काफी होंगे रोम से कैचअप करने के लिए? लोगन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ये ट्रेनिंग रोम को हराने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को हराने के लिए है। रूम से बाहर निकलते वक्त पैट्रिक ने काफी समय बाद अपने बेटे के लिए रिस्पेक्ट फील किया और लोगन ने भी नोटिस किया चेंज करना वाकई वर्थ इट है। वो माउंटेन्स चला गया और वहां 3 महीने रहने वाला था। उसका गोल था बॉडी ट्रेन करना और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बड़ा अचीव करना। ट्रू वॉरियर्स अपनी कोर की लाइफ फोर्स यूज करके ड्रैगन तक को हरा सकते हैं। 3 महीने तक उसने रोज लिमिट तक ट्रेन किया और आखिरकार अपनी कोर बना ली, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में 40 साल की उम्र में हासिल की थी। अब वो बॉडी की लिमिट्स को तोड़कर आगे जा सकता था। ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो एक बड़े ट्री के सामने खड़ा हुआ और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ट्राई की। ऑरा को फोकस करके उसने अपनी एनर्जी सोर्ड और मसल्स में डाली। वो स्ट्राइक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्पेस को कट कर सकती थी और टारगेट को बीच से चीर दे। ये पावर उसे पिछली जिंदगी के एंड में मिली थी, लेकिन अब वो इस एज में कर पा रहा था। हालांकि ये मूव उसके वीक बॉडी के लिए बहुत भारी थी, इसलिए ये सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज हो सकती थी। अब वो घर लौट सकता था और बदलाव शुरू कर सकता था। सबसे पहले चेंज उसकी क्लोथ्स, क्योंकि अभी वो सीवर जैसी स्मेल कर रहा था। जब वो वापस आया और अपने पापा से मिलने गया तो गार्ड डोमिनन ने एंट्री डिनाई कर दी। उसने कहा कि सिर्फ एमलन फैमिली के डायरेक्ट ब्लड वाले बिना ऑथराइजेशन के अंदर जा सकते हैं। तभी लोगन को रियलाइज हुआ कि उसकी फैमिली में अथॉरिटी रिस्क पर है। उसी वक्त उसने डोमिनन को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर दिया और सब कासल गार्ड्स शॉक हो गए जब लोगन ने आसानी से ट्रेंड सोल्जर को हरा दिया। ये उसकी ट्रेनिंग और कॉम्बैट नॉलेज का रिजल्ट था और इससे बाकी गार्ड्स भी सबक सीखेंगे। बाद में जब वो अपने पापा पैट्रिक के ऑफिस में पहुंचा तो दोनों की बात हुई। उसके पापा ने माना कि जो उन्होंने देखा वो इम्प्रेसिव था और पूछा कि ट्रेनिंग में हुआ क्या। लोगन ने सोचा कि पापा उसे देख रहे थे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बोला कि उसने बस अपनी लालच छोड़ दी और सब जाने दिया। उसी माइंडसेट के साथ ट्रेन करते करते वो पॉइंट आया जहां उसे भीतर से फोर्स भरती हुई महसूस हुई। लोगन ने रिफ्लेक्ट किया कि ये सब सुनने में झूठ लगेगा, लेकिन ये उसकी पिछली जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग थी। जब तक उसने फैमिली की रिवेंज छोड़कर सब नहीं जाने दिया, तब तक वो फोर्स यूजर नहीं बन पाया था। उसकी अवेकनिंग भी 40 की उम्र के बाद ही हुई थी। पैट्रिक इम्प्रेस्ड भी हुए और बोले कि लोगन सच में बदल गया है, लेकिन वो गुस्से में भी थे कि इतनी बड़ी अवेकनिंग के बाद उसने सबसे पहले एक नाइट पर हमला किया। लोगन ने इंसिस्ट किया कि वो डिजर्व्ड था और पूछा कि क्या पापा ने पूरी स्टोरी सोल्जर्स से सुनी। पैट्रिक ने कहा हाँ, लेकिन फिर भी ये स्टेप जरूरी नहीं था। लोगन ने जवाब दिया कि जरूरी था, वरना वो आदमी लॉर्ड्स ब्लड को इंसल्ट करके फैमिली की डिसिप्लिन को खराब कर देता और हायरार्की ही वो फाउंडेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। अगर हायरार्की हिलेगी तो ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाएगा। 10 साल मर्सनरी रहने के बाद उसने सीखा था कि आर्म्ड मैन को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में ही एक बार में ऑर्डर एस्टैब्लिश करना पड़ता है। आज जो हुआ वो बाकी नाइट्स के लिए लेसन बनेगा। पैट्रिक ने माना कि डोमिनन की भी गलती थी, क्योंकि उसने ड्यूटी फेल की और लोगन को ट्रिक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगन ने जो किया वो रिस्की था और उसे कंट्रोल रखना चाहिए था। लोगन को शौक हुआ कि इस बार पापा ने उसे इतनी इजीली माफ कर दिया, पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग। पापा ने मजाक में पूछा, क्या तुम पनिशमेंट चाहते हो? लोगन बोला, मैं ठीक हूँ। पैट्रिक ने कहा कि उसने जो किया वो सही नहीं था और बिना परमिशन के उसे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसकी ऑफिशियल रैंक भी नहीं बनी है। लोगन ने रिस्पेक्टफुली कहा कि वो याद रखेगा। फिर पापा ने अनाउंस किया कि उसकी फियांसे रायना मिलने आने वाली है। लोगन पहले तो सरप्राइज दिखा, लेकिन असल में वो एक्साइटेड था क्योंकि अब पैसे आने का दिन आ रहा था और सही समय पर प्रिंसेस रायना वुल्फ इंट्रोड्यूस हुई। सभी लेडीज उसकी ब्यूटी देखकर स्पीचलेस रह गईं और गार्ड्स लोगन से जेलस हो गए। उसने लॉर्ड मिलान को ग्रीट किया और बोली कि बहुत टाइम हो गया, आपकी तबीयत कैसी है? पैट्रिक उसकी ब्यूटी देखकर स्टन्ड रह गए और बोले कि पिछली बार से अब वो कितनी सुंदर हो गई है। रिक भी दूर से उसे देखकर इंप्रेस हुआ, लेकिन लोगन पर कोई असर नहीं पड़ा। रैना ने बोला कि उसके पास अपने फादर काउंट का लेटर है और उसने पढ़ना शुरू किया। लेटर इतना बोरिंग था कि 30 मिनट में गार्ड्स तक सोने वाले थे, लेकिन लास्ट में जो बात आई उसने सबको हिला दिया। लेटर में लिखा था कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से लोगन और रेना का एंगेजमेंट कैंसिल किया जा रहा है। ये सुनकर लोगन ने सोचा कि बात सिंपल है। वुल्फ फैमिली को उम्मीद थी कि पैट्रिक स्ट्रॉन्ग और यूजर बनेंगे, लेकिन वो 20 साल से हाई रैंकिंग नाइट से आगे नहीं बढ़ पाए। और सच कहें तो लोगन भी लूजर है, तो वुल्फ क्लैन को मेलान से जुड़ने का फायदा नहीं दिखा, इसलिए वो अलग होना चाहते हैं। पैट्रिक गुस्से से भर गए। उन्हें समझ आया कि वुल्फ्स एमलान फैमिली को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। रायना ने कहा, ऐसा नहीं है। वो खुद मैसेंजर बन
बनकर आई ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। उसने अपने बचपन की मेमोरीज शेयर की, मिलान रेजिडेंस में बिताए अच्छे पल और लोगन के साथ टाइम, लेकिन बोला कि फैमिली डिसीजंस के आगे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो बस माफी मांगने आई है। सब उसकी बातों और दिल की तारीफ करने लगे सिवाय लोगन, उसकी स्टेप मदर मैरी और चायरोस के। लोगन ने सीधा पूछा हो कि ब्रेकअप का असली रीजन क्या है, ये सो कॉल्ड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्या हैं। रायना ने फिर माफी मांगी और कहा उसे रीजन नहीं पता क्योंकि उसके पिता उस लेवल की बातों में उसे शामिल नहीं करते। मैरी फ्यूरियस हो गई और बोली कि अब समझ आया क्यों रेना खुद ये न्यूज देने आई। रायना घबराई हुई थी, उसका व्हाइट ड्रेस तक गंदा हो गया था। उसने बोला कि इनकन्वीनियंस के बदले वुल्व्स 3 मिलियन गोल्ड पीसेज कंपेंसेशन देंगे। ये सुनकर फाइनेंशियल मैनेजर ड्वेन शॉक में लगभग गिर गया। लोगन भी खुश हो गया, सोचा कैश हाथ आने वाला है, लेकिन पैट्रिक गुस्से से फट पड़े। उन्होंने पूछा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे प्रपोज करने की। वुल्फ हाउस का नाइट प्रिंसेस के आगे खड़ा हो गया और पैट्रिक से काम रहने की रिक्वेस्ट की। पैट्रिक ने पूछा कि क्या वो हाई रैंकिंग नाइट है, फिर बोले कि शायद वुल्फ फैमिली के राइजिंग स्टार को इंजर करना एमलन फैमिली की बेइज्जती का सही जवाब होगा। नाइट ने कहा कि उसके मास्टर कायरन वुल्फ पैट्रिक को ऑनरेबल मानते हैं और वो कभी यंग प्रिंसेस या किसी छोटे पर हाथ नहीं उठाएंगे। तभी रेना बोली कि वो भी ऑनर को पैसे से खरीदना नहीं चाहती, लेकिन गोल्ड को सिंसियर जेस्चर मानकर फैमिलीज के बीच फ्रेंडशिप बनाए रखना चाहती है। लॉर्ड मेलन ने दांत भींच लिए, सोचते हुए कि अगर वो मैटर को और आगे बढ़ाते हैं तो उनकी इज्जत चली जाएगी। उन्हें समझ आ गया कि कायरन ने यही रीजन से इन यंग लोगों को भेजा था। पैट्रिक ने बोलना जारी रखा, गेस्ट तो गेस्ट ही होता है, चाहे वो बैड लक ही क्यों ना लाए। मेलन फैमिली कभी अपने मेहमानों पर हाथ नहीं उठाती, लेकिन वो वुल्फ का वन साइडेड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाउस एमलान ने बस एक ही चीज मांगी कि मैसेंजर यानी प्रिंसेस रेना वुल्फ उनके बेटे से प्रॉपरली माफी मांगे। पैट्रिक ने साफ कर दिया कि वो किसी और तरह का कॉम्पेंसेशन रिफ्यूज करेंगे। तभी लोगन बीच में आया और बोला कि वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है उसकी भी एक रिक्वेस्ट है। लोगन सोच रहा था कि उन्हें पैसों का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ वर्ड्स से सेटल करना पागलपन है, क्योंकि 3 मिलियन गोल्ड तो हाउस एमलान का पूरा सालाना बजट है और अभी के फंड्स का आधा तो उसकी स्टेप मदर की फैमिली चैरन से आता है। अगर उनका सपोर्ट बंद हो गया तो सीधा दिवालिया हो जाएंगे। और किसके लिए? ऑनर। उसे लगा सब पागल हो गए हैं और चाहे कुछ भी हो 3 मिलियन गोल्ड लेना ही पड़ेगा। लोगन ने अपने फादर से बात शुरू की और बोला कि वो वुल्फ की अपॉलजी वाले टर्म्स एक्सेप्ट करना चाहता है। पैट्रिक फिर गुस्से में बोले, क्या तुम मुझे अपने वर्ड्स से पीछे हटाओगे? लोगन ने सोचा कि उसके फादर पर बहुत प्रेशर है, लेकिन फिर भी किंगडम के बाकी लोगों के सामने वो काफी वीक हैं। अगर वो इसको हैंडल नहीं कर पाए तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पैट्रिक ने कहा कि हाउस एमलान इतना गरीब नहीं कि ऑनर बेचकर पैसा ले। लोगन ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, असल में हम इतने ही गरीब हैं। उसने आगे बताया कि हाउस मलान पर बैंक का 3 मिलियन गोल्ड का कर्ज है, सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट ही 1,50,000 गोल्ड है। चेयरमैन फैमिली के पैसे के बिना तो वो पहले ही बैंकअप्ट हो चुके होते। किंगडम में वो सबसे बड़े भिखारियों की तरह है और सच तो ये है कि किंगडम से भी 2 मिलियन गोल्ड उधार लिया हुआ है। इसलिए अगर वो मैटर को सिर्फ अपॉलजी से निपटाते हैं तो रूमर फैलेगा कि उन्होंने वुल्फ्स के आगे झुककर हार मान ली। तभी रिया बोली कि हाउस ऑफ वुल्फ इतनी इरेशनल फैमिली नहीं है, वो ऑनर का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। लोगन ने तंज कसते हुए पूछा, तुम्हें खुद हंसी नहीं आती रैशनैलिटी की बात करते हुए? जब तुम ही एंगेजमेंट तोड़ने आई थी। लोगन को अपने पास्ट लाइफ की याद आई जब उसे लगा था कि रीना सेपरेशन से जेन्युइनली दुखी थी, लेकिन फिर इंसिडेंट हुआ जब वो दोनों बेडरूम में अलोन थे। रीना ने कहा कि आज सब खत्म हो रहा है, लेकिन वो एक आखिरी मेमोरी बनाना चाहती है। लोगन ने कहा कि वो मास्टर वाली लाइफ छोड़कर उसके साथ भाग जाना चाहता है। तभी रीना ने उसके फेस पर नाइफ फेंकी और उसे तलवार निकालनी पड़ी बचाव के लिए। रीना ने अपने कपड़े फाड़े और शर्मिंदा करने के लिए बोली, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो? फिर बोली, अपनी औकात में रहो और निकल जाओ। उसने कहा कि वो तलवार क्यों लेकर घूम रहा है जब एक बच्चे से हार गया, और बोली कि उसने उसका काम आसान कर दिया। लोगन समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी रिया चिल्लाने लगी। उसने लोगन पर आरोप लगाया कि वो अग्रेसिव हो गया और उसे फोर्स करने आया है। चूंकि उसकी तलवार पहले से बाहर थी, ये झूठ सबने मान लिया। पहले ही उस पर इतने ब्लेम लगे थे कि उसके अपने फैमिली वाले भी यकीन नहीं करते थे। नतीजा एमलन फैमिली को वुल्फ से माफी मांगनी पड़ी और भारी भरकम कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। लोगन ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार रायना को ऐसे नहीं छोड़ देगा। अब लोगन ने सोचा कि फैमिली में अपनी रेप्यूटेशन बदलने के लिए धीरे धीरे प्रूव देना होगा कि वो बदल चुका है। लेकिन डोमिनियन वाली फाइट ने उसे दिखा दिया कि सोल्जर्स तक उसकी इज्जत नहीं करते। रूमर्स फैल गए कि वो अपने भाई से हार गया, इसलिए रेप्यूटेशन की अब कोई वैल्यू नहीं। 9 महीने में रीजनल वॉर आने वाली है और बस फैमिली को बचाना ही मायने रखता है। लोगन ने अपनी प्राइड छोड़कर रीना को कहा कि वो वुल्फ फैमिली का कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट करेगा। रीना स्टन्ड रह गई। पेट्रियार्क गुस्से से बोला,
कैसे हिम्मत की तूने मेरी विल के खिलाफ जाने की। लोगन ने जवाब दिया कि उसे खाली अपोलॉजी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ऑनर सिर्फ हवा में उड़ते वर्ड से खरीदा नहीं जा सकता। रीना ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहा कि वुल्फ फैमिली बैरन की विल मानना चाहती है। उसने पैट्रिक से पूछा, तो आप क्या चुनते हैं? लोगन समझ गया कि वो सिर्फ अपने फादर की रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसा कह रही है और शायद 3 मिलियन गोल्ड देने से डर रही है। पेट्रियार्क ने कहा कि हाउस एमलैन को सिर्फ सिंसियर अपॉलॉजी चाहिए और लोगन डिसाइड करेगा कि वो सिंसियर है या नहीं। ये सुनकर उसकी स्टेप मदर मैरियन गुस्से से भर गई। पैट्रिक ने फिर लोगन को कहा, सोच समझकर फैसला करना। अगर डिसऑनर के बदले पैसे ले लिए तो आगे से ऑनर भी बिकेगा। लेकिन लोगन ने बिना हिचके बोला, एंगेजमेंट टूटने में मैं ही इन्वॉल्व हूँ और मैं वुल्फ फैमिली का दिया कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट करता हूँ। मैरियन शॉक्ड रह गई और रीना अपसेट। लोगन के चॉइस से उसके फादर डिसअपॉइंटेड हुए और बोले, मुझे लगा था तुम बेहतर हो गए हो लेकिन तुम और खराब हो गए हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ऑनर की असली वैल्यू नहीं सिखाई। लोगन ने मन ही मन सोचा कि जो भी कर रहा है वो फैमिली की भलाई के लिए है। उसकी रूम में जब राइना से हैंडसम कॉम्पेंसेशन मिल चुका तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। लोगन ने सोचा रिक होगा, लेकिन अंदर आया ड्वेन, जो फैमिली का फाइनेंशियल एडवाइजर था। लोगन ने सोचा ये अब क्या चाहता है। ड्वेन का मन ही मन सोचना शुरू हुआ। वो सालों से एमैलियन एस्टेट को संभाल रहा था जहां पैसों की हमेशा कमी रहती। सोल्जर्स को नए हथियार चाहिए थे, सर्वेंट्स के पास विंटर के लिए सामान कम था। पैसे के लिए वो पेट्रियार्क से भीख मांगता फिरता। उसे लगता था वो फाइनेंशियल एडवाइजर है या भिखारियों का सरदार। अगर ये उसका होम टाउन न होता तो वो कब का रिजाइन कर देता। लेकिन अब फाइनली उसे कुछ सालों की राहत मिल सकती थी। उसे लगा सिर्फ लोगन ही उसके रास्ते में है। वो सोच रहा था कि 3 मिलियन उसे भी बांटने पड़ेंगे। ट्वेन ने लोगन से कहा कि वो बस उसे ग्रीट करने आया है क्योंकि कल उसने बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला था। जिस तरह उसने खुद को डिफेंड किया और अनफेयर प्रेशर को रेजिस्ट किया, वो सच में एयर कहलाने लायक है। ट्वेन को लगा उसकी तारीफों से लोगन पिघल जाएगा। आखिर उसे पहले कभी कोई प्रेज नहीं मिला था क्योंकि वो हमेशा मैस करता था। उसे लगा पैसों तक पहुंचना इजी होगा, लेकिन लोगन बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। ट्वेन फिर बोला, ऐसे मुश्किल वक्त में 3 मिलियन गोल्ड डेजर्ट में बारिश की तरह है। तुम्हारी क्लेवरनेस ने फैमिली को राहत दी। लोगन स्टोन फेस्ड रहा और बोला, मुझे तो समझ नहीं आता फैमिली को क्यों रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि वो पैसा मेरा है। लोगन ने जब कहा कि वो पैसा फैमिली का नहीं उसका खुद का है तो ये सुनकर ड्वेन की सारी उम्मीद टूट गई। उसे लगा कि लोगन सच में सारा पैसा अपने लिए रखने वाला है, लेकिन उसने अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश की। आखिर 20 साल से एमलैन का फाइनेंशियल एडवाइजर रहते रहते सबसर्वियंस उसकी आदत बन चुकी थी। फिर अचानक वो रोने लगा, जिससे लोगन थोड़ा शॉक्ड हो गया और पूछा, क्या फैमिली की हालत इतनी बुरी है? ड्वेन ने बताया कि शायद उसे पता ना हो, लेकिन फैमिली पर कूपर बैंक का 3 मिलियन गोल्ड का कर्ज है। वो आगे इंटरेस्ट 1,50,000 गोल्ड एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन लोगन ने बीच में ही उसकी बात पूरी कर दी। ड्वेन हैरान हुआ और पूछा, तुम्हें पहले से पता था? लोगन ने कामली जवाब दिया कि इंटरेस्ट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हार्वेस्ट सीजन आ चुका है और हार्वेस्ट के पैसे से वो चुकाया जा सकता है। ड्वेन ने समझाने की कोशिश की कि बैरन एस्टेट मैनेज करना ही बहुत महंगा पड़ता है, उनका बजट हमेशा टाइट रहता है। उसने कहा, अगर तुम थोड़ा हेल्प कर दो तो सब बदल सकता है, लेकिन लोगन ने फिर उसे बीच में ही रोक दिया। ड्वेन ने पूछा, क्यों हेल्प नहीं करोगे? जब तुम्हें लगा था कि तुम बैरन के खिलाफ फैमिली की भलाई के लिए खड़े हो। लोगन ने एग्री किया, हाँ मैं फैमिली के लिए ही पैसे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बैरन के तात्कालिक खर्चों के लिए नहीं। मुझे फ्यूचर की तैयारी करनी है। ये सुनकर ड्वेन फ्यूरियस हो गया और मन ही मन सोचा कि लोगन को कुछ नहीं पता और उसे अब भी तुरंत पैसा दे देना चाहिए। लोगन ने फिर सवाल किया, अगर मैं सारे डेट्स चुका भी दूं तो क्या हालत सच में बदल जाएगी? ड्वेन ने कहा, हाँ बजट बड़ा होगा तो कम से कम कुछ साल एस्टेट संभालना आसान हो जाएगा। लोगन ने कामली पूछा, और उसके बाद फिर से डेट में डूब जाएंगे क्योंकि बेचने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट है ही नहीं। उसने कंक्लूड किया कि ये एक विशियस साइकिल है और वो इस साइकिल को तोड़ने के लिए अपनी खुद की प्लान बना रहा है जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत है। ड्वेन हक्का बक्का रह गया, सोचते हुए, क्या ये वही डेलिन्यूएंट है जिसे मैं जानता था? मुझे तो लगता था लोगन को फैमिली अफेयर्स से कोई मतलब नहीं। फिर लोगन ने कहा कि उसे ड्वेन से एक फेवर चाहिए। अगर वो हेल्प करेगा तो वो पैसा शेयर भी कर सकता है और फैमिली के कुछ एक्सपेंसेस पूरे कर देगा। ड्वेन ने पूछा, क्या चाहिए? लोगन ने जवाब दिया, कुछ मर्सनरीज इकट्ठे करने हैं। बाद में वो रिक से मिला। लग रहा था वो फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। रिक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम तो अभी ट्रेनिंग से लौटे ही हो। लोगन ने जवाब दिया, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। रिक बोला, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी पैसा है। लेकिन लोगन इंसिस्ट करने लगा कि उसे और चाहिए। उसने बताया कि पैट्रियार्क उसे अभी बाहर जाने नहीं देगा क्योंकि कासल में माहौल बहुत टेंस है। लेकिन लोगन ने कहा, मैं फादर से पूछने नहीं जा रहा, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। रिक शॉक्ड हो गया, लेकिन लोगन को कोई फर्क नहीं पड़ा।
पड़ा। उसे लगा कि अगर अब रेपुटेशन नहीं बदली तो कभी नहीं बदलेगी, इसलिए उसे बाहर से फोर्स इकट्ठी करनी होंगी। वो खुश था कि उसे आउटसाइड वर्ल्ड की सिचुएशन का नॉलेज है, जैसे उसकी पिछली जिंदगी में फैमिली से निकाले जाने के बाद हुआ था। उसने तय किया कि पहला स्टेप होगा एक खास आदमी को ढूंढना। रिक ने समझाने की कोशिश की, तुम ठीक से सोच नहीं रहे, इस तरह भागने से तुम फ्यूजिटिव बन जाओगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा। लोगन उसकी जिद से इरिटेट हो गया। रिक ने पूछा, अगर भाग ही रहे हो तो प्लान क्या है? यहाँ तक कि उसने चैलेंज किया, अगर सच में जा रहे हो तो मुझे कुचल कर निकलो। लोगन ने कहा, तुम्हारे लिए सब ठीक रहेगा, मैं फादर को लेटर लिख दूंगा ताकि तुम्हें कोई ब्लेम ना करे। रिक ने पूछा, क्या लिखोगे? लोगन बस मुस्कुरा दिया। रिक ने राहत की सांस ली। जब लोगन चला गया, रिक ने लेटर पेट्रियार्क को दिया। पैट्रिक का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला हो। लेटर में लिखा था, फॉर्मल ग्रीटिंग, एंगेजमेंट टूटने से मेरा दिल टूट गया है, इसलिए मैंने बाहर जाने का फैसला किया है। फ्रेश एयर चाहिए, लेकिन मैं जल्द ही लौट आऊंगा। साइंड लोगन मिलान। ये पढ़कर बेचारा रिक रो पड़ा और यंग मैन की वापसी की दुआ की। फिर मिलान फैमिली का इतिहास सामने आया। पता चला कि सिर्फ 200 साल पहले ये फैमिली इतनी पावरफुल नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, पड़ोसी काउंटीज तक फैली हुई, और साउथ वेस्ट ग्रांडिया के रूलर्स माने जाते थे। लेकिन पिछली 3 जनरेशंस की बेकार पॉलिसीज की वजह से उनका टाइटल गिर गया और टेरिटरी बहुत छोटी हो गई। जो फर्टाइल प्लेन्स कभी मिलान फैमिली के नाम से मशहूर थे, वो पावरफुल वैसल्स को दे दिए गए। आखिरकार मिलेन्स को बैरन ड्राई लैंड मिल पाया जो सदर्न माउंटेन्स के पास था। वहां न तो कोई खास प्रोडक्ट था और न ही कॉपर माइंस जैसी रिसोर्स, इसलिए फाइनेंशियल हार्डशिप उनकी किस्मत बन गई। लोगन सोच रहा था कि रीजनल वॉर जीत भी गए तो भी उन्हें साइरस से हेल्प मांगनी पड़ेगी। इस विशेष साइकिल को खत्म करने के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए, सिर्फ 3 मिलियन से कहीं ज्यादा। फिर उसने कहा, यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। वो कायरो पहुंचा, ग्रांडिया किंगडम का सबसे बड़ा कमर्शियल सिटी। सड़कों पर लोग कस्टमर्स को पुकार रहे थे, रिंग्स, शील्ड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचते हुए। लोगन ने सोचा, यहाँ आकर फिर याद आता है कि मिलन बैरोनी कितनी रिमोट है। उसने याद किया कि उसकी मेमोरी के हिसाब से जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है, उसने अपना यूथ यहीं कायरो में बिताया था और अभी आसपास ही रहता है। वो आदमी था फिलिप क्लॉड, जिसे गोल्डन बीटल कहा जाता था। वो एरीज एम्पायर, कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल नेशन में की फिगर था। वहां मेरिट सिस्टम था, मतलब टैलेंट हो तो कोई भी एज या जेंडर मैटर नहीं करता। फॉरेनर्स भी वहां पावर और वेल्थ पा सकते थे। फिलिप क्लॉड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था, ग्रांडिया का ही आदमी जो एम्पायर जाकर रिचेस्ट मर्चेंट और कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर बन गया। किंगडम ऑफ ग्रांडिया का ट्रेटर कहलाया, लेकिन असलियत में उसने अपने पैसे से होमलैंड को सपोर्ट किया और ग्रांडिया की सॉवरेंटी को बचाया। लोगन सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, तभी उसने एक लड़के को देखा और सोचा, क्या ये वही है? वो लड़का सड़क के बीच में खड़ा था, अभी अभी किसी स्कैम का शिकार होकर, और सोच रहा था कि बिना एक पैसे के अब कैसे जिएगा। लोगन ने उसे देखा और सोचा, सुना था इसका बिजनेस स्कैम से डूब गया था, लेकिन ये हालत आंखों से देखना और भी बुरा है। लड़का जब सब खत्म करने का सोच रहा था, लोगन उसके पास गया और पूछा, क्या तुम फिलिप क्लॉड हो? फिलिप ने थोड़ा सस्पिशियस होकर कंफर्म किया और पूछा, तुम कौन हो? उसकी नजरें लोगन की रेड आईज और स्टेडी गेज पर गईं और उसे खतरनाक लगा। लोगन ने कहा, मुझे तुमसे थोड़ा बात करनी है। फिलिप स्केप्टिकल रहा और सोचने लगा, ये मुझे कैसे जानता है? उसी वक्त फिलिप ने लोगन की आंखों में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन देखा, ग्रीड। ये वही नजर थी जो उसने अपने बिजनेस में कई बार देखी थी। फिलिप ने सोचा, ये शायद कोई मर्सनरी गैंगस्टर है। टाइमिंग और पुरानी आर्मर देखकर तो यही लगता है। लोगन ने अपने मोटिव समझाने की कोशिश की, लेकिन फिलिप घबरा गया और चिल्लाने लगा, पेमेंट की डेट अभी नहीं आई, मेरी प्रॉपर्टी की सेल 3 दिन बाद फाइनलाइज होगी, तब आना। लोगन ने कहा, मैं डेट कलेक्ट करने नहीं आया हूँ। लेकिन फिलिप गुस्से से बार बार बोला, सेल अभी प्रोसेस नहीं हुई, निकलो यहाँ से। लोगन ने काम होकर कहा, मैं डेट लेने नहीं आया, इन्वेस्ट करने आया हूँ। ये सुनकर फिलिप शॉक में आ गया। वो पूरी तरह शॉक में था। जब पूछा गया कि क्या सच में वो उस पर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो लोगन ने हाँ कर दी। फिलिप सोचने लगा कि अगर ये पैसे लेने नहीं आया तो ये जरूर कोई पागल है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही ऐसे आदमी में इन्वेस्ट करेगा जो पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट आया कि शायद लोगन सच बोल रहा है, तो उसने पूछा, तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? लोगन ने पलटकर कहा, तुम्हें कितना चाहिए? और बोला कि वो इतना हेल्प करेगा कि उसके सारे डेट्स चुक जाएं और वो दोबारा खड़ा हो सके। फिलिप अब भी शक में था। उसने लोगन के चेहरे और उसकी गंदी आर्मर को ध्यान से देखा और कंक्लूड किया कि ये बहुत दूर से ट्रैवल करके आया होगा। लोगन ने फिर से पूछा कि उसे कितना चाहिए, लेकिन फिलिप गुस्से में बोला, तू घिनौना धोखेबाज है। उसने कहा कि अगर ट्रिक करने का प्लान था तो बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, जैसे बाकियों ने उसे बेवकूफ बनाया था। फिलिप बोला कि वो कोई इन्वेस्टर नहीं है और लोगन की आर्मर पर जो क्रेस्ट है उससे साफ है कि वो साउथ वेस्ट के एमलीन बैरनी से आता है। उसके लिए वो लोग बस भिखारी परिवार हैं जो अपने रिच रिलेटिव्स पर डिपेंड रहते हैं। तुम इन्वेस्ट करोगे जब खुद का फैमिली अपने डेट्स नहीं चुका सकता? उसने कहा कि अगर लोगन
लोगन को नोबल की तरह एक्ट करते हुए पकड़ लिया गया तो उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और जोड़ा कि उसने गलत इंसान चुना है क्योंकि वो खुद बिल्कुल कंगाल है। लोगन ने सोचा कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, फिलिप की जजमेंट अब भी स्ट्रांग है, जैसा कि एक फ्यूचर टाइकून से उम्मीद थी। तभी फिलिप सड़क के बीच में रोते चिल्लाते बोला कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। लोगन को अचानक एक आइडिया आया। उसने फिलिप से ध्यान देने को कहा और उसे अपनी ऑरा दिखाई। फिलिप हैरान रह गया। उसने सोचा कि इतना ब्रिलियंट इंसान जिसने इतनी जल्दी अपनी ताकत जागृत की है, वो स्कैम के लिए सब कुछ रिस्क पर नहीं लगाएगा। उसने माफी मांगी और कहा कि बहुत कुछ हुआ है, वो थोड़ा सेंसिटिव है, और पूछा कि लोगन की उसमें इंटरेस्ट क्या है। लोगन ने कहा कि वो उसे हमेशा के लिए हायर करना चाहता है और बोनस में उसका कर्ज चुका देगा। फिलिप फिर से संदेह में पड़ गया और पूछा कि क्या लोगन का फैमिली सच में इतने पैसे अफोर्ड कर सकता है। लोगन ने उसका डेट करीब 2,50,000 आंका और कहा कि वो उसे चुकाएगा और ऊपर से 3 लाख एक्स्ट्रा देगा। उसने अपना कैश भी दिखा दिया। फिलिप ने उसे देखकर सोचा ये तो एंजल है, और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त यह थी कि अगर फिलिप ने जानबूझकर बॉस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इतनी भयंकर पीड़ा होगी जैसे उसकी सोल फाड़ दी जा रही हो। वह जिसने कॉन्ट्रैक्ट सील किया था बोली कि अगर उसे ये पसंद नहीं तो या तो वो खुद हाई रैंकिंग नाइट बने या फिर किसी 4 सर्कल मैच को हायर करे या किसी को कई गुना पैसे देकर कर्ज तुड़वाए। फिलिप फिर से गुमसुम रह गया। वो सोचने लगा कि शायद वो बेवकूफी कर बैठा है। अभी थोड़ी देर पहले लोगन को एंजल समझ रहा था और अब रियलाइज कर रहा था कि उसने अपना सब कुछ एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पर खर्च कर दिया, जबकि उसकी एक पेज की कीमत 30 गुलामों के बराबर थी। लोगन ने कहा कि वो अब भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसे गारंटी चाहिए। जैसे जैसे भरोसा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट हटा देगा। उसने दोस्ती में हाथ बढ़ाया। फिलिप ने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत वेग है, डेडलाइंस और कंडीशंस का कोई डिटेल नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे ट्रस्ट करना पड़ा। फिलिप ने पूछा कि उसे क्या करना है। लोगन ने कहा सबसे पहले हमें मॉन्स्टर मीट खरीदना है। फिलिप चौंक कर बोला तू साइकोपैथ है क्या? लोगन ने सोचा उसका रिएक्शन नॉर्मल है क्योंकि मॉन्स्टर का खून और मांस जहरीला होता है, इसलिए जलाना सबसे बेहतर है। लेकिन उसने बताया कि कुछ सालों में हालात बदल जाएंगे जब यह खबर फैलेगी कि कॉमन इंग्रेडिएंट से मॉन्स्टर ब्लड न्यूट्रलाइजर बनाया जा सकता है। उस वक्त लोग मॉन्स्टर खाना शुरू कर देंगे और उसका वैल्यू आसमान छू लेगा। लोगन को यकीन था कि इससे वो 30 लाख या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। फिलिप निराश होकर सोचा कि शायद भाग जाना ही बेहतर होगा। फिर एक टैवर्न में दोनों ने आगे की प्लानिंग की। लोगन ने कहा कि वो 10 लाख गोल्ड के मॉन्स्टर मीट खरीदना चाहता है। फिलिप हैरान हो गया और बोला कि लोगन पूरी तरह पागल हो गया है। लोगन ने उसे काम डाउन करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि पैसा प्रॉफिट में ही जाएगा। फिलिप ने पूछा कैलक मीट की कीमत क्या है। लोगन ने बताया कि अभी तो वो वर्थलेस है, लोग उसे बायर्स न होने की वजह से जला रहे हैं। अगर कोई लेवल 0 आदमी बॉडीज लाए तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस ही 200 गोल्ड पड़ जाएगी, और अगर बल्क में लाओ तो ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ेगा। फिलिप उसकी कैलकुलेशन देखकर प्रभावित हुआ। फिलिप बोला कि अगर 10 लाख का बजट है तो उसे मर्सनरी गिल्ड हायर करके पूरे किंगडम से मीट खरीदना होगा। लोगन ने कंफर्म किया और पूछा कोई दिक्कत है क्या? फिलिप ने समझाया कि उसका प्लान गलत है। उसे मर्चेंट्स गिल्ड हायर करनी चाहिए जो बीफ की रेट पर सब कुछ अरेंज कर देंगे। मर्चेंट्स पैसे के लिए कुछ भी ले आएंगे, चाहे कचरा ही क्यों ना हो। लोगन उसकी बात सुनकर खुश हुआ और सोचा कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है। थोड़े शक के साथ उसने फिलिप को एडोरेबल पंक कहा। फिलिप बोला कि अब से पैसे की चिंता मत करना, सब कुछ उसे ही छोड़ देना। फिर लोगन ने फिलिप को आयरनवुड कार्ट्रिजेस, स्प्रिंग्स और ग्लू की लिस्ट दी और कहा कि के में रहकर ये सब बल्क में खरीदना। फिलिप को शक हुआ कि कहीं वो टॉय फैक्ट्री तो नहीं खोल रहा। लोगन ने कहा कि उसके दिमाग में उससे भी बड़ा प्लान है। असल में लोगन इन रॉ मटेरियल से वॉर वेपन्स बनाना चाहता था। उसे याद था कि पास्ट लाइफ में इन्हीं हथियारों से ग्रैंडिया किंगडम पर इन्वेजन हुआ था। सही सिचुएशन में एक सोल्जर भी नाइट को रोक सकता था। उसने ड्वेन को मर्सनरीज हायर करने का काम भी पहले ही दिया हुआ था। वेपन्स और ट्रेनिंग मिलने पर रीजनल वॉर में उनकी जीत पक्की हो जाएगी। 2 दिन बाद मर्सनरीज की सिटी हेरन में लोगन रैंक ए मर्सनरी काइसलोन से मिला और उसे इंस्ट्रक्टर की जॉब ऑफर की। काइसलोन ने मना किया कि उसने कभी किसी को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया। लोगन ने इंसिस्ट किया कि काम मुश्किल नहीं है, बस रैंक सी मर्सनरीज को ट्रेन करना होगा। काइसलोन ने कहा कि वो प्रोफेशनल एजुकेटर नहीं है, बस कुछ यंगस्टर्स को गाइड किया है। लोगन मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि काइसलोन झूठ नहीं बोल सकता। वो उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ काम कर चुका था। वो उसे पहचानते ही समझ गया कि काइसन हर तरह का हथियार चला सकता है और हॉर्सेस के साथ भी उसका स्किल कमाल का है, लेकिन उसकी असली ताकत इंस्ट्रक्टर बनने में है। आखिर जब वो सीरियस इंजरी की वजह से रिटायर हुआ था तब उसने एक मर्सनरी स्क्वाड ट्रेन किया था जो किसी से भी ज्यादा स्किल्ड निकला, मगर अब उसे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा। लोगन ने उसके
उसके सर्विस के लिए 4000 गोल्ड कॉइन ऑफर किए। काइसन ने हार्ड टू गेट एटीट्यूड दिखाया और ऑफर मानने से मना कर दिया। लोगन ने अमाउंट बढ़ाकर 6000 किया, फिर भी काइसन ने रिफ्यूज कर दिया। लोगन ने 7000 तक बढ़ाया, लेकिन जिद्दी काइसन टस से मस नहीं हुआ और समझाने लगा कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। फिर लोगन ने 8000 का ऑफर किया, तभी काइसन मान गया और पहले से ही उसका थैंक्स भी कर दिया। बातों बातों में लोगन ने रिवील किया कि वो बैरन मिलन फैमिली का फर्स्ट बॉर्न सन है और पूछा कि काइसन को क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि वो कंट्री साइड से मर्सनरीज क्यों हायर कर रहा है। काइसन ने जवाब दिया कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेमेंट मिलनी चाहिए। गली से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक आदमी लोगों को विप कर रहा था और चिल्ला रहा था कि अगर देर हुई तो सबको मार देगा। तब काइसन ने कहा कि जैसा लोगन पहले से जानता होगा, हराम मर्सनरीज और स्लेव्स का शहर है और आगे ऐसे बहुत सीन्स देखने को मिलेंगे। आगे जाते ही जगह स्लेव मार्केट में बदल गई। लोगन बोला कि वो हालात से फेमिलियर है और सोच रहा है इस मार्केट से एक स्लेव खरीदने का। एक व्यापारी ने उसे देखकर सोचा कि ये कोई बेवकूफ गांव का लड़का है और उसे बुलाकर अपने स्लेव्स दिखाने लगा। कहता है अनबीटेबल प्राइसेस हैं, लेकिन जैसे ही उसने काइसन को देखा डर गया। लोगन ये देखकर रिलैक्स हो गया और सोचा कि उसे हायर करना वाकई सही डिसीजन था। वो एक ऐसी शॉप पर पहुंचा जहां बाकी से ज्यादा गार्ड्स थे और समझ गया यही सही जगह है। एक बुजुर्ग आदमी ने उसका स्वागत किया और बोला कि शायद उसे पता है वो कहाँ आया है। लोगन ने कहा कि वो एक ड्वार्फ खरीदने आया है। व्यापारी बोला कि हाँ, सही जगह आए हो और समझाया कि दूसरी रेसेस बहुत रेयर हैं, इसलिए उनकी देखभाल एक्स्ट्रा करते हैं। फिर उसने उसे 2 एल्व्स दिखाए और पूछा कि क्या उसने पहले कभी एल्व्स देखे हैं। लोगन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधे कहा कि पीछे जो चेन से बांधा ड्वार्फ है वही चाहिए। व्यापारी बोला कि हाँ, वो क्लियरली ड्वार्फ है और उसके बहुत काम आएगा। और वैसे भी ड्वार्फ्स वैसे भी मशहूर हैं क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, लेकिन ये वाला एक्सपर्ट लेवल का है। ये सुनकर लोगन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसे लगता था ड्वार्फ्स वैसे ही बॉर्न स्किल्ड होते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चीजें बनाना और रिपेयर करना ही उनका काम होता है। एक्सपर्ट ड्वार्फ तो उसकी उम्मीद से भी बढ़कर था। लोगन ने प्राइस पूछा। व्यापारी बोला कि एक्सपर्ट होने की वजह से कम 2 लाख सोने के सिक्के होंगे। लोगन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि क्या वो उसे बेवकूफ दिखता है। व्यापारी डर गया और तुरंत प्राइस 50,000 घटा दिया। काइसन ने सोचा कि लोगन ने इसे कितना जल्दी दबाव में ला दिया। ड्वार्फ ने लोगन को देखकर कहा कि उसने बड़ा रूथलेस काम किया, लेकिन लोगन ने सोचा कि ये तो बेसिक है। ड्वार्फ ने पूछा कि अब कहाँ जा रहे हो। लोगन ने कहा कि वो उसे दक्षिण पश्चिम वाले मैकलीन एस्टेट ले जाएगा और वही काम कराएगा जो उसने कहा। ड्वार्फ ने हाँ कर दी। लोगन ने सोचा कि ड्वार्फ अपने स्किल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्लेव्स ड्वार्फ्स में वो पैशन नहीं होता। बिना जुनून के वो सच्ची कला नहीं बना सकते। उसने ड्वार्फ से कहा कि अगर वो अगले 20 साल बेस्ट देगा तो उसे वापस माउंटेन्स भेज देगा और ड्वार्फ्स के लिए 20 साल कुछ भी नहीं होते। ड्वार्फ खुश हो गया और थैंक करने ही वाला था कि तभी एक और स्लेव भाग निकला। लोगन ने देखा कि उसे पकड़ लिया गया, लेकिन वो स्लेव जाना पहचाना लगा। नीले बाल और नीली आंखों वाला वो लड़का। उसे याद आया कि ये वही फ्यूचर वाला नोबल स्लेयर है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सुना था कि वो एक स्लेव था जिसने अपने मास्टर्स को मारकर भाग निकला और फिर नोबल्स और नाइट्स को मारते मारते मशहूर हो गया। 10 साल तक छिपा रहा और जब लौटा तो ऑरा यूज करने लगा, तभी उसे नोबल स्लेयर कहा गया। लोगन ने सोचा कि टाइमलाइन के हिसाब से अभी वो स्लेव ही होगा। अगर वो उसे अभी बचा ले तो फ्यूचर में एक ऑरा यूजर उसके साथ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का एक ब्लड थर्स्टी मेनियक भी है। लोगन ने सोचा कि अगर फ्यूचर में वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे बंद कर देगा। जैसे ही मास्टर ने उसे फिर मारने की कोशिश की, लोगन ने तलवार से रोक लिया। मास्टर क्रेस्ट देखकर घमंडी हो गया और बोला कि वो उसका कस्टमर है। फिर माफी मांगते हुए कहा कि मर्चेंडाइज ओबीडियंट नहीं था, इसलिए उसे ट्रेन करना पड़ा। उसने लोगन से पूछा कि वो क्या चाहता है। लोगन ने कहा कि वो उन 2 बच्चों को खरीदना चाहता है। मर्चेंट बोला कि दोनों रेयर हैं, एक रेड हेड और एक ब्लू आइड, इसलिए बहुत महंगे होंगे, कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन। लोगन ने सोचा कि नॉर्मली एक हेल्थी स्लेव 300 गोल्ड कॉइन का होता है और ये 2 भूखे प्यासे बच्चे जो मरने वाले हैं उनके लिए इतना मांगना रिडिकुलस है। लोगन ने कहा कि ये प्राइस ज्यादा है और वो 500 गोल्ड पर चाइल्ड देगा, जो एक हेल्थी स्लेव से भी ज्यादा है। मर्चेंट मना करने लगा पर लोगन गुस्से में बोला कि क्या वो उसे बेवकूफ समझता है। मर्चेंट डर गया और मान गया। काइसन ने घायल बच्चे को पीठ पर उठाया और बोला कि ये तो कमाल है कि इतनी जल्दी उठ गया, जबकि चोट ऐसी थी कि रिकवरी असंभव थी। लोगन कैजुअली बोला कि हाँ, जल्दी रिकवर कर लिया, लेकिन असल में वो सीक्रेटली अपनी ऑरा से उसे हील कर रहा था। लोगन को थोड़ी इरिटेशन हुई जब उसे लगा कि शायद दूसरे बच्चे ने उसकी ऑरा डिटेक्ट कर ली, जबकि काइसन तक को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने इग्नोर कर दिया। फिर विक्टर, ब्लू हेयर्ड लड़का, काइसोन की पीठ से कूदकर लोगन पर हमला करने आया, लेकिन एक पंच भी नहीं लगा पाया। लोगन
लोगन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा कि पता नहीं वो ब्रेव है या बेवकूफ, लेकिन अब लेवल अप करने का टाइम है। और पूछा कि क्या उसे समझ है कि वो किस सिचुएशन में फंसा है और क्या वो उसे उतना ही वीक समझता है जितना वो बेकार स्लेव ट्रेडर था। लोगन ने विक्टर की गर्दन पकड़कर पूछा कि क्या उसे समझ भी है कि उसने खुद को किस सिचुएशन में डाल लिया है और क्या वो सच में उसे उतना ही कमजोर समझता है जितना वो बेकार स्लेव ट्रेडर था। उसने कहा कि अच्छा है, विक्टर में लड़ाई का स्पिरिट है, लेकिन उसे ये सीखना होगा कि सही ओपोनेंट कैसे चुनते हैं, और उम्मीद जताई कि ये उसका आखिरी वार्निंग होगा। फिर लोगन बोला कि अगर वो मान जाएगा तो उसकी और उसकी छोटी बहनों की सेफ्टी गारंटी है, लेकिन अगर ऐसा स्टंट दोबारा हुआ तो वो दोनों को ही हटा देगा। इतना कहकर उसने विक्टर को छोड़ दिया और सोचा कि इतना काफी है। फिर रिवील किया कि वो विक्टर को नाइट बनाने का प्लान कर रहा है। विक्टर शॉक्ड होकर पूछता है क्या वो सीरियस है। लोगन ने कंफर्म किया और समझाया कि नाइट्स ऑनररी नोबल्स होते हैं और नेचुरली वो अपनी स्लेव स्टेटस से बाहर आ जाएगा। सिर्फ वही नहीं, उसकी सिस्टर भी। ये सुनकर विक्टर ने अपनी बहन को देखा और बोला कि वो इसके लिए कुछ भी करेगा। लोगन ने दोनों को ऑब्जर्व किया और कंफर्म किया कि उसका असम्पशन सही था, बहन ही नोबल स्लेयर की वायलेंट नेचर को कंट्रोल करने की है। फिर उसने कहा कि जैसे ही घर पहुंचेंगे उनकी ट्रेनिंग शुरू करेगा। उसने हामर ड्वार्फ को पास बुलाया और बोला कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा, एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साफ लिखा होगा कि अगर हमार अगले 20 साल उसके लिए काम करता है तो वो उसे वापस माउंटेन्स भेज देगा। ये सुनकर हमार शॉक हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि लोगन सच में उसे उसकी पीपल के पास भेजेगा। लोगन ने कहा सिर्फ हवा में कही हुई बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, और पूछा कि कोई दिक्कत है या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। हमार ने ग्रेटिट्यूड से जवाब दिया कि वो पूरे दिल से चाहता है और उसकी हर बात मानेगा। वो बार बार थैंक करने लगा। लोगन ने सोचा कि अगर मोटिवेशन के लिए उसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो असली फायदा तो उसी को हो रहा है। उसने माना कि इस एडवेंचर से उसे सब मिल गया, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब नोबल स्लेयर भी उसके हाथ लग गया। उसने सोचा कि क्लैंस के बीच वॉर की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी अजीब हरकतों की रूमर्स पहले ही पूरे एस्टेट में फैल चुकी थी और उसकी रेपुटेशन डूब चुकी थी। रिक तो परेशान होकर हालात संभालने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था ये लोगन कर क्या रहा है। जल्द ही लोगन घर लौटा और रिक उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश हुआ। लोगन ने उससे पूछा कैसे हो। रिक गुस्से में बोला सच में ये सवाल पूछ रहे हो, तुम कर क्या रहे थे बाहर, सुना है तुम्हारे बारे में लोग कह रहे हैं कि तुम परवर्टेड मॉन्स्टर हो जिसने 1,50,000 कोल्ड मॉन्स्टर मीट पर उड़ा दिए। असल में हुआ ये था कि कुछ दिन पहले फिलिप ने सारे मर्चेंट्स को बुलाकर बोला कि वो यंग मास्टर लॉगन मैकलीन के नाम पर मॉन्स्टर मीट खरीदना चाहता है। वैसे भी लोग पहले से लोगन के बारे में बातें कर रहे थे। उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी और उसने अपनी फियांसे से सब कुछ छीन लिया था। फिलिप ने रूमर्स फैलाए और एग्रेसिवली मॉन्स्टर मीट बाय करना शुरू किया, जिससे मर्चेंट्स के बीच डिमांड बढ़ गई। उसने रेट गिराकर एक गोल्ड प्रति किलो कर दिया और मर्चेंट्स पागलों की तरह बेचने लगे। लोगन पर पूरे थीव्स क्वार्टर में अजीब अजीब बातें फैल गई। ये सुनकर लोगन बोला फिलिप ने अपना काम परफेक्टली किया। रिक हैरान रह गया कि इतनी हालत में भी वो हंस रहा है। लोगन ने कहा कि जरा उनके साथ आए लोगों के चेहरे देखो, कितनी बातें सुनकर ऐसे लगे हैं, और बोला चिंता मत करो, ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन रिक ने वार्न किया कि अगला सामना पेट्रियार्क से है और वो गुस्से में है। पैट्रिक के ऑफिस में उसने लोगन से पूछा घर से भागकर मजा आया। लोगन ने काम होकर कहा हाँ वर्थ इट था। पैट्रिक ने कहा कि उसने सुना है लोगन कुछ पागलपन कर रहा था, लेकिन कम से कम उसे फायदा हुआ। लोगन ने डिफेंड किया कि रूमर्स सिर्फ बेकार की बातें हैं और उसने जो किया उस पर उसे कोई रिग्रेट नहीं। स्टेप मदर मैरियन बीच में बोली कि लोगन को अपनी पोजीशन और फैमिली ऑनर की समझ नहीं है। लोगन ने बीच में टोक कर कहा कि वो एग्जैजरेट कर रही है, आखिर उसने सिर्फ ब्रोकन एंगेजमेंट का पैसा अपनी मर्जी से खर्च किया। मैरियन गुस्से में पैट्रिक से बोली कि देख रहे हो ये क्या बोल रहा है। पैट्रिक ने गुस्से में उसे चुप कराया और बाहर भेज दिया। फिर लोगन से कहा कि ये उसकी आखिरी चांस है। पैट्रिक ने पूछा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। लोगन जानता था इस बार उसके फादर आसानी से नहीं मानेंगे। उसने कहा कि 1 साल का टाइम दे दो, फिर वो अपने एक्शंस की वजह प्रूव कर देगा। पैट्रिक ने चुपचाप सुना, फिर अकेले कमरे में जाकर सोचा कि ये अजीब फेवर है एक बेटे और पिता के बीच, और अगर 1 साल बाद लोगन प्रूव नहीं कर पाया तो उसे फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले पेट्रियार्क है फिर पिता। उसने अपनी वाइफ राइना, लोगन की माँ, की तस्वीर देखी और माफी मांगी कि उसे समझ नहीं आ रहा उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। उसने कहा कि उसने वादा किया था बेटे को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन सब उसकी नेग्लिजेंस की वजह से बिगड़ गया। कासल के कॉरिडोर्स में लोगन की मुलाकात उसके छोटे भाई रैन से हुई और वो देखकर स्टन्ड रह गया। रैन ने फोर्स अवेकन कर लिया था। रैन बोला कैसे गैस किया, और लोगन को चिढ़ाते हुए कहा तुम्हें जल्दी पकड़ लिया। लोगन खुश हुआ क्योंकि पिछली जिंदगी में रैन की फोर्स क्लैन वॉर के वक्त जागी थी, लेकिन इस बार 14 साल की उम्र में ही हो गई। रैन ने बताया कि
जब वो नाइट्स को हराकर लोगन तक पहुंचने आया तब उसकी फोर्स जाग गई। लोगन हंस पड़ा और बोला कि उसने ग्रेट जॉब किया। फिर सोचा कि अगर वो उसे डिवाइन सोर्ड के सीक्रेट्स जल्दी सिखा दे तो वो अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। मैकलिन एस्टेट के दक्षिण वाली कैबिन में लोगन की मुलाकात ड्वेन से हुई। ड्वेन ने बताया कि जिन 35 रैंक सी मर्सनरीज को रिक्रूट करने का बोला था वो सब आ गए हैं, लेकिन मर्सनरीज काफी गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये सब कोई स्कैम तो नहीं। 10 दिन हो चुके थे उन्हें बुलाए हुए, लेकिन अभी तक किसी ने लोगन को देखा भी नहीं था। किसी ने कहा कि एक पेटी बैरन की फैमिली मर्सनरी गिल्ड से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगी जब तक कि वो पागल न हो। दूसरे ने रिप्लाई किया कि शायद वो कभी न जान पाए, क्योंकि उसके बारे में रूमर्स उनके कानों तक भी पहुंचे हैं और काफी भारी भरकम किस्म के हैं। फिर वो लोगन की अपीयरेंस पर बात करने लगे। तलवार और आर्मर लेकर ऐसे घूमता है जैसे कोई सोल्जर हो। ये सब सुनकर लोगन ने सोचा कि अगर उसने इन स्काउंड्रल्स को काबू में नहीं किया तो ये लोग उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। तो लोगन ने एक मर्सनरी को आवाज दी और पूछा कि क्या उसे आर्मर पहनकर और सोर्ड लेकर घूमना मजेदार लगता है। वो आदमी बोला कि उसे समझ नहीं आया कि लोगन का मतलब क्या है और हैरान था कि लोगन इतनी दूर से उसकी बात सुन कैसे पाया। लोगन ने उस पर ताना मारा और कहा कि ऐसी बातें तो वही कर सकता है जिसके पास असल में टैलेंट हो, वरना एक इनसिग्निफिकेंट सी क्लास मर्सनरी की औकात ही क्या है। फिर उसने सार्कास्टिकली पूछा कि कहीं उसने उसे ऑफेंड तो नहीं किया और बोला कि अगर उसके पास थोड़ा प्राइड भी है तो आगे आए और खत्म कर दे। लोगन ने चैलेंज दिया, अगर वो उस पर एक भी वार कर पाया तो वहीं से उसे जाने देगा और पूरे साल की सैलरी भी दे देगा, और ये सब एक नोबल की ऑनर की कसम के साथ होगा। गवाह तो यहाँ सब हैं ही। मर्सनरी आगे आया और बोला कि अब लोगन पीछे नहीं हट सकता। फिर उसने लोगन को डराने की कोशिश की, लेकिन वो गोरिल्ला जैसी शक्ल से किसी को डराना मुश्किल था। क्राउड ने उसके साइज को देखकर कहना शुरू किया कि शायद वो रैंक पी हो। किसी ने रिप्लाई दिया कि अभी नहीं है, लेकिन इस काम के बाद बन सकता है। ये सुनकर लोगन हंस पड़ा और समझ गया कि यही उसकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह है। मर्सनरी ने कहा, लोगन पहले वार करे। लोगन ने रिप्लाई किया कि उसे इस डिसीजन पर रिग्रेट होगा, लेकिन मर्सनरी को भरोसा था। बोला कि वो तलवार बहुत लंबे समय से चला रहा है और उसे कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि उसने लोगन से पूछा कि उसे कोई एडवांटेज चाहिए क्या। तभी लोगन ने फोर्स कॉन्सेंट्रेट करके उसके चेहरे पर पंच मार। सब हैरान रह गए। एक ही घूंसे में वो जमीन पर फैल गया और उसके दांत हवा में उड़ गए। बाकी मर्सनरीज डिसबिलीफ में थे और लोगन बस कंधा सीधा करके बोला, और कोई है जिसे बकवास करनी है। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उसकी उम्र में ही वो फोर्स मास्टर कर चुका है। काइसलोन ने भी सोचा कि उसे हमेशा लगा लोगन अलग है, लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचा था। लोगन ने सबको चेतावनी दी कि अब कोई कमेंट नहीं करेगा। फिर उसने अपना परिचय दिया, मैं लोगन मिलान हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। फिर बोला कि शायद सब सोच रहे होंगे कि वो मर्सनरीज पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो उन्हें क्रॉसबो नाइट बनाना चाहता है। ड्वेन और काइसलोन दोनों सरप्राइज से रह गए और मर्सनरीज को भी समझ नहीं आया। किसी ने कहा कि वो तो सारा टाइम बस रीलोड ही करते रहेंगे। काइसलोन ने लोगन से धीरे से कहा कि नाइटर्स के लिए क्रॉसबो एफिशिएंट वेपन नहीं है। लोगन ने रिप्लाई किया कि उसे पहले से पता है। काइसलोन ने पूछा, फिर क्यों? लोगन ने समझाया कि क्रॉसबोज बोझ से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन इनएक्सपीरियंस शूटर के लिए घोड़े पर रीलोड करने में 1 मिनट से भी ज्यादा लग जाता है। चाहे 3-4 लोडेड क्रॉसबोज भी रखो, 1 मिनट में फायर पावर खत्म। फिर भी लोगन ने काइसलोन से कहा कि भले ही उसे लगे कि वो पैसा वेस्ट कर रहा है, पहले उन्हें ट्रेन करो, फिर बाद में रीजन पता चलेगा। और बोला कि क्रॉसबो कैवलरी मिलान के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगी, थीव्स के बीच आने वाले वॉर से भी आगे तक। काइसलोन कंफ्यूज्ड था, लेकिन मास्टर की बात मान गया। कुछ दिन बाद लोगन अपने कमरे में पेपर देख रहा था और सोचा कि 350 में से सिर्फ 312 मर्सनरीज सिंपल क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर पाए। उसने कहा, इतना काफी है। तभी हमर आ गया और पूछा कि वो पेपर में क्या देख रहा है। लोगन ने समझाया कि वो क्रॉसबो का स्कीमेटिक है जो उसने उसके लिए बनाया है, और बोला कि शायद किसी प्रोफेशनल को थोड़ा क्रूड लगे। दरअसल ये वही वेपन था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में डेकेड्स तक यूज किया था, और उसने जितना याद था उतना स्ट्रक्चर बना दिया। हमार ने बोला कि उसमें पीछे कार्ट्रिज लगानी पड़ेगी जो बोल्ट स्टोर करे और वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो, साथ ही 3 लगातार शॉट्स मार सके। फिर उसने गुस्से में पूछा कि ये बेवकूफी भरा आइडिया किसका है। लोगन ने काम होकर कहा उसका। ये सुनकर हमार अनॉयड हो गया। फिर उसने कहा कि आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन इस तरह स्ट्रिंग ट्विस्ट होगी तो टूट जाएगी, और पीछे वुडन बॉक्स डालोगे तो शूटर के लिए अनकंफर्टेबल भी होगा। उसने लोगन से पूछा कि अब इसका क्या करेगा। लोगन ने मजाक में कहा कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, वो खुद देखे। ये सुनकर ड्वार्फ गुस्से से लाल हो गया। फिर लोगन ने सीरियस होकर कहा कि बोल्ट का साइज कम करना होगा और ये सिंगल शॉट होना चाहिए। उसने प्रपोज किया कि प्री मेड कार्ट्रिजेस बनाएं और हर शॉट के बाद रीलोड करें, जिन्हें कन्वीनियंस के लिए मैगजीन कहा जाएगा। हमर दंग रह गया। उसने कहा कि एक स्किल्ड
शूटर भी क्रॉसबो से 1 मिनट में 2 शॉट्स नहीं मार सकता, और ये तो फ्यूचर की वेपन जैसी लग रही है। लोगन ने मन में सोचा, सही है, क्योंकि ये फ्यूचर में ही बनी थी। हमर ने कहा कि लोग सोचते हैं बस स्प्रिंग, कार्ट्रिज, थोड़ा लकड़ी, ग्लू और पोस्ट रिंग चाहिए, पर ये उसके लिए एक चैलेंज है और वो ट्राई करेगा। लोगन ने पूछा, कब तक रेडी होगी? हमार ने कहा कि जिस चीज के बारे में उसने कभी सुना तक नहीं, उसके लिए डेडलाइन भी चाहिए। लोगन बोला कि आखिरकार ये ह्यूमंस की ही बनाई हुई वेपन है। ये सुनकर हमार हैरान हुआ और पूछा, कहां और किसने बनाई? लोगन ने बात टाल दी और उसे चैलेंज किया, अगर तुझे लगता है तू नहीं बना सकता तो छोड़ दे। हमार ने कहा कि उसे सिर्फ 1 महीना चाहिए और उसमें वो उससे भी बेटर बना देगा। लोगन खुश हुआ और सोचा कि ड्वार्फ की ईगो से खेलना मजेदार है। बाद में कासल के ट्रेनिंग ग्राउंड में विक्टर दौड़ रहा था। लोगन ने चिल्लाकर कहा कि वो फिर स्लो हो रहा है और बेहतर कर सकता है। विक्टर ने जोर लगाकर स्पीड बढ़ाई। लोगन ने सोचा कि वो यहाँ आने के बाद बस उसे खिलाता और सुलाता रहा है और ये फर्क देखना अनबिलीवेबल है। उसने विक्टर को रेस्ट करने को कहा। तभी उसकी छोटी बहन दौड़कर पास आई। लोगन ने फिर सोचा कि विक्टर को खरीदना वाकई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था। 14 साल का लड़का जो अपनी उम्र से काफी छोटा है, बिना रुके 20 किलोमीटर दौड़ गया। ये उसकी ग्रेट टैलेंट की निशानी थी, लेकिन लोगन को सबसे ज्यादा एडमायर उसकी ग्रिट और परसिवियरेंस लगी, जिसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। तभी उसे क्लियर हो गया कि विक्टर नेचर से नोबल स्लेयर नहीं था। उसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज शायद उसकी बहन की वजह से आया था। लोगन ने जल्दी से अपने थॉट्स रोके और विक्टर को वार्न किया कि रेस्ट खत्म हुआ, अब नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम है। उसने एक तलवार विक्टर की तरफ फेंकी और बोला कि अब से वो ग्रांडिया किंगडम की सोर्ड टेक्निक सीखेंगे, वही टेक्निक जो हर एस्पायरिंग नाइट सीखता है। इंस्ट्रक्टर ने विक्टर का ध्यान खींचा और डेमोन्स्ट्रेशन दी। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और हवा को जोर से काटा। विक्टर को देखकर लगा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसका बस मन था फेंट होकर सो जाए और सोए। फिर भी उसने होठ दबाए और सोचा कि अगर अच्छे खाने और ठीक से सोने की कीमत एग्जॉशन है तो वो सब सह लेगा। उसने लोगन की तरह तलवार उठाई और हवा को परफेक्ट तरीके से काट दिया। लोगन ने देखा और सोचा कि उसका स्ट्राइक बिल्कुल परफेक्ट था। हर मूवमेंट, हर सांस और ये सब उसने सिर्फ एक बार दिखाया था। लोगन हैरान था कि विक्टर इतनी आसानी से फॉलो कर रहा है। उसने सोचा कि रैन भी इतना अच्छा नहीं था, जबकि दोनों की उम्र एक ही थी। फिर लोगन ने विक्टर से कहा कि अगर वो स्टैमिना बढ़ाकर ये टेक्निक 1000 से भी ज्यादा बार लगातार परफेक्ट तरीके से कर ले तो खुद को नाइट मान सकता है। ये सुनते ही विक्टर की आंखें चमक उठी। उसने खुद को उस जगह इमेजिन किया। लोगन ने पूछा, कर पाओगे? विक्टर ने खुशी से बोला, हाँ। लोगन ने कहा कि अगर ट्रेनिंग के लिए कुछ चाहिए तो रिक से मांग लेना, वो ज्यादातर चीजें मैनेज कर देगा। लेकिन विक्टर ने रिप्लाई किया कि उसे कुछ नहीं चाहिए। लोगन ने इंसिस्ट किया, पक्का? विक्टर बोला कि उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो उसकी सिस्टर का ध्यान रखे, वही काफी है। लोगन ने सोचा ये परफेक्ट है। विक्टर को ट्रेन करते हुए लोगन ने सोचा कि शायद ये लड़का अभी वॉर के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मिलान के लिए बहुत मददगार होगा। साथ ही उसने कंक्लूड किया कि मर्सनरी कॉर्प और हमार की वेपन मिलकर बड़ी ताकत बनेंगे। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमार सही क्रॉसबो बना ही ना पाए और मर्सनरीज उसे ठीक से यूज करना ना जाने। सब कुछ दूसरों पर छोड़ दिया है, इसलिए एक बैकअप प्लान चाहिए। इसके बाद लोगन अपने फादर के ऑफिस गया और बोला कि वो रात के ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। उसके फादर ने रिक्वेस्ट मान ली। ट्रेनिंग फील्ड में कैप्टन हैंकली ने लोगन को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और बोला कि वो अब से ट्रेनिंग में रहेगा। नाइट्स को यह बात पसंद नहीं आई। वो आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद लोगन नाइटली ऑर्डर को मजाक समझता है, क्योंकि उसने डोमिनियन को हरा दिया था। कैप्टन को एक मेमोरी याद आई। पेट्रियार्क के चेम्बर में वो लोगन की एंट्री डिस्कस कर रहे थे। हैंकली खुश नहीं था। उसने पैट्रिक से कहा था कि नाइट्स को ये अच्छा नहीं लगेगा। पैट्रिक ने साफ कहा कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि उसे बाकी रुकीज जितनी ही सख्ती मिले। प्रेजेंट में हैंकली सोच रहा था कि भले ही पैट्रिक ने ये कहा हो लोगन लॉर्ड का बेटा है और उसके साथ नरमी रखना आसान होता। लोगन ने कैप्टन की चिंता समझ ली और कहा कि टेंशन मत लो। बोला कि अगर अगले हफ्ते नाइट ऑर्डर के किसी भी एक्सरसाइज में वो फेल हुआ तो चुपचाप मान लेगा और हैंकली की राह से हट जाएगा। लोगन की एटीट्यूड देखकर हैंकली सरप्राइज हुआ, लेकिन मान गया। उसने तुरंत डिसाइड किया कि अगले हफ्ते का ट्रेनिंग 3 गुना मुश्किल होगा। कुछ देर बाद एक नाइट अपने साथी को पीठ पर लेकर भाग रहा था और सोच रहा था ये किस तरह का ट्रेनिंग
ट्रेनिंग है। वॉरियर चिल्लाया कि मत मरना और याद दिलाया कि वो कैवलरी नाइट्स हैं, इसलिए ये समझना होगा कि घोड़ा होना कैसा लगता है। आर्मर पहनकर वो खुद को घोड़े की जगह इमेजिन करें। नाइट्स को अब समझ आया कि क्यों फुल आर्मर में ट्रेनिंग हो रही थी। किसी ने कहा कि ये सब उस ट्रबल मेकर की वजह से हो रहा है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि लोगन कितना टिकेगा, 1 दिन 2 दिन शायद 3, लेकिन सब गलत साबित हुए। लोगन फुल स्पीड से दौड़ रहा था, क्राउड को चीरता हुआ और सबको यहाँ तक कि कैप्टन को भी स्पीचलेस छोड़ गया। ऊपर से वो दौड़ते दौड़ते मुस्कुरा भी रहा था। हैंकली गुस्से से सोच रहा था कि इस रफ्तार से नाइट्स ही पीछे रह जाएंगे, लोगन नहीं। उसने सबको रुकने और 10 मिनट का ब्रेक लेने का आदेश दिया। फिर वो लोगन के पास गया और पूछा कि इतनी दौड़ के बाद थकान तो होगी। असल में उसके दिमाग में यही था कि लोगन बस सच बोले और इस पागलपन से निकल जाए, लेकिन लोगन ने बीच में टोक दिया और बोला इट्स अ ब्रीज। हक्का बक्का रह गया। पूछा मतलब? लोगन ने रिप्लाई किया ग्रेट ट्रेनिंग है, अगर नाइट्स ये रोज करें तो स्ट्रांग ना होना नामुमकिन है। मैं तो अगले सेशन का इंतजार कर रहा हूँ। जमीन पर पड़े 2 लोग हार मानने के करीब थे, लेकिन लोगन को कोई फर्क नहीं पड़ा। हैंकली को लगा ये वही नहीं था जो वो चाहता था। उस रात लोगन अकेला ट्रेनिंग फील्ड में न खड़ा था, बाकी सारे नाइट्स जा चुके थे। उसने सोचा कि नाइट्स के साथ ट्रेनिंग उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर सारे प्लान्स फेल हो जाए तो वो नाइट्स ज्वाइन करके फ्रंट लाइंस पर लड़ेगा, इसलिए अभी से उनके साथ बॉन्ड्स बनाना जरूरी है। दूसरा रीजन था उसकी फोर्स मेडिटेशन से वो ग्रो हो सकती है, लेकिन बॉडी ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और नाइटली ऑर्डर इसमें काम आता है। उसने सोचा कि जैसे जैसे उसका फोर्स कोर बढ़ेगा और थकान नहीं होगी, वो और मजबूत होगा। उसने तलवार उठाई और एक क्विक ब्लो में फोर्स स्लैश छोड़ा, अपनी पावर दिखाते हुए। उसने सोचा कि इतनी ताकत सिर्फ 1 स्टार कोर से आ रही है। अगर वो 2 स्टार तक पहुंचा तो अपने फादर जैसे हाई रैंकिंग नाइट को भी टक्कर दे सकता है। अगली सुबह उसने क्रॉसबो टेस्ट किए और सबको फेलियर डिक्लेयर किया। उसने हमार से पूछा बस इतना ही कर सकते हो? ये तो एक बार शूट करके खत्म हो जाता है, मैगजीन भी नहीं दिख रहा और ये सब इंटीग्रेट होना चाहिए। हमार गुस्से में था। लोगन ने माफी मांगी और कहा कि शायद वो हार्श हो गया, लेकिन हमार ने बोला कि वो सही है और चाहे वो उसका मास्टर हो, क्राफ्ट्समैन की प्राइड इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। असल में लोगन का मतलब था कि अगर ये हमार की बेस्ट कोशिश है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर ड्वार्फ और भड़क गया। लोगन ने प्रोवोक करना जारी रखा, कहा कि उसने उसे गलत समझा, गलती की और पैसे वेस्ट किए, यही ट्रिगर था। हामर ने 1 महीने का वक्त मांगा और गारंटी दी कि वो कुछ ऐसा बनाएगा जो इन्वेस्टमेंट के लायक होगा। गुस्से में उसने हाथ की क्रॉसबो तोड़ दी और चला गया। लोगन ने उसे जाते देखा और सोचा कि यह गुस्सा उसे फिर से शुरू करने पर मजबूर करेगा। उसके चेहरे पर एक क्रूअल स्माइल आ गई, सोचते हुए कि शायद दबाव में आकर हमर कुछ इनक्रेडिबल बना पाए। 1 महीने बाद ट्रेनिंग फील्ड में हमार ने अपनी नई क्रॉसबो दिखाई जो एक साथ 2 एरोज मारती थी। लोगन स्टन्ड रह गया। हमार ने एक्सप्लेन किया कि भले ही ये लोगन की ओरिजिनल रिक्वेस्ट से एक शॉट कम है, लेकिन ये एक हाथ से पकड़ने में आसान है और मैगजीन भी बदल सकती है। लोगन इम्प्रेस्ड था कि उसने रीलोड और फायर सिर्फ 2 सेकंड में कर लिया। उसने सोचा कि इसका रेंज उसकी पिछली जिंदगी वाली वेपन से कम है और साइज भी छोटा है। ये क्रॉसबो थोड़ा छोटा है, लेकिन माउंटेड सोल्जर के लिए परफेक्ट है, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा। लोगन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ तक पहुंच गए हैं और असली वॉर शुरू होने में अभी भी कई महीने बाकी हैं। हमार ने पूछा कि क्या लोगन ध्यान दे रहा है, तो लोगन ने उसे उठाकर बोला कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, ड्वार्फ्स की तारीफ करते हुए और उसके लोगों की लंबी उम्र की दुआ देते हुए। लेकिन हमार उतना खुश नहीं था। उसे डर था कि कोई देख लेगा। उसने कहा कि वो बच्चा नहीं है और उसे नीचे उतारने को कहा। लोगन ने उसकी आंखों में देखते हुए कामली एक सवाल करने की तैयारी की। जब हमार ने पूछा कि क्या बात है, तो लोगन अचानक अपने साइकोटिक मोड में लौट आया और बोला कि उसे 2 महीने में 400 ऐसे चाहिए। इसके बाद लोगन ने क्रॉसबो काइसलॉन और बाकी मर्सनरीज को दी। सब हैरान रह गए कि इसकी रेंज कितनी लंबी है और ये लगातार शॉट्स भी कर सकता है। काइसलन सोच में पड़ गया कि ये पॉसिबल कैसे है, एक फ्रंट लोडिंग क्रॉसबो, इतनी रेंज, इतनी पावर और इतनी स्पीड। उसने सोचा कि अगर 300 या उससे ज्यादा माउंटेड ट्रूप्स के पास ये हो तो वो सिर्फ सोचकर ही डर गया। काइसलोन ने लोगन से कहा कि वो सच में इनक्रेडिबल है और रियलाइज किया कि ये यंग मैन का स्टार्टिंग से ही प्लान था। लोगन ने कंफर्म किया और सोचा कि हामर ने बहुत मेहनत की। क्राफ्ट्समैन की एक्स्ट्रा हेल्प के बावजूद उसे उम्मीद नहीं थी कि हामर 2 महीने पहले ऑर्डर पूरा कर देगा और 100 एक्स्ट्रा क्रॉसबोज भी बना देगा। सच में एक्सपर्ट ड्वार्फ था। लोगन ने सोचा कि नाइट्स और सोल्जर्स के साथ ये शेयर करना टेम्पटिंग है, लेकिन पैसे की दिक्कत और टेक्नोलॉजी लीक होने का रिस्क था, इसलिए उसने होल्ड करने का फैसला किया। लोगन ने काइसलोन से कहा कि मर्सनरीज को क्रॉसबोज इक्विप करो और बाहर के मॉन्स्टर्स साफ करो। काइसलोन को आइडिया इम्पॉसिबल लगा, लेकिन लोगन कॉन्फिडेंट था कि वो कर सकते हैं। आखिर में काइसलोन ने एडमिट
एडमिट किया कि शायद पॉसिबल है, लेकिन लोगन संतुष्ट नहीं हुआ और बोला कि उसे फिगर आउट करना ही होगा वरना कुछ मायने नहीं रखता। काइसलोन समझ गया कि ये वेपन सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए नहीं बनी, बल्कि लोगन वॉर की तैयारी कर रहा है। नाइट ट्रेनिंग में किसी ने कहा कि लोगन की फिजिकल स्टैमिना जबरदस्त है। किसी ने पूछा क्या ये रिडिकुलस एबिलिटी जेनेटिक्स की वजह से है। तीसरे ने बोला कि अगर वो पेट्रियार्क जैसा है तो तलवार में भी अच्छा होगा। फिर उन्होंने लोगन की डोमिनियन के खिलाफ फाइट डिस्कस की। एक वॉरियर ने कहा कि यंग मैन की तुलना ओल्ड मैन से मत करो। पावर्स अवेकन होने से पहले भी लोगन अपने छोटे भाई से हार चुका था, फिर भी इंप्रेसिव था कि वो ट्रेनिंग में 1 महीने से टिका हुआ है। शुरू में ट्रेनिंग उसे क्विट कराने के लिए थी, लेकिन अब वो नाइट ऑर्डर का सिंबल बन गई। थकाऊ थी, पर सिर्फ दौड़ने भागने से कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग। लो रैंक नाइट जो स्लैक कर रहे थे वो भी इंस्पायर्ड हुए। हॉर्सेस के साथ बॉन्ड भी मजबूत हुआ। हैंकली ने सोचा था कि ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए जारी है क्योंकि यंग मास्टर हार नहीं मान रहा, लेकिन रिजल्ट देखकर वो हैरान रह गया। सच में उसकी किस्मत चमक गई थी। लोगन रात में अपने रूम में सोच रहा था कि ट्रेनिंग से बॉडी लिमिट तक पुश करने के बाद मेडिटेशन से अपनी इनर कॉन्शियसनेस स्टिम्युलेट करेगा। इस सिनर्जी से उसे रियल प्रोग्रेस मिल रही थी। उसे फोर्स में बदलाव के साइंस दिख रहे थे। अगर वो अपनी मार्शल पावर्स एनहांस कर सका तो पिछले लाइफ के सभी मॉन्स्टर्स को पार कर जाएगा। फिर अनएक्सपेक्टेड हुआ, उसका कोर बड़ा हो गया। वो कुछ बड़बड़ाने लगा और अचानक उसका कोर टू स्टार कोर बन गया। उसने कहा कि अब उसके पास अगली सीक्रेट्स और डू टेक्निक्स सीखने का बेस है आयरन कट, मर्डरस आयरन कट। उसे याद आया कि पहली टेक्निक ने कितनी पावर दी थी और यकीन था कि ये दूसरी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर वॉर से पहले वो इसे मास्टर कर ले तो हाई रैंकिंग नाइट भी उसे डरा नहीं पाएगा। उधर काइसलन और मर्सनरीज गॉब्लिन्स का शिकार कर रहे थे। क्रॉसबोस से उन्होंने गॉब्लिन्स तुरंत मार दिए। किसी ने कहा कि उसका बोल्ट एक गॉब्लिन के सिर से निकलकर पीछे वाले में भी धंस गया। लोगन ने देखा कि 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स का झुंड 10 सेकंड से भी कम में खत्म हो गया और मर्सनरीज अब बेसिक क्रॉसबोस भूल चुके थे। मैगजीन बदलने में भी वो बहुत तेज हो गए थे। लोगन ने सोचा कि इतना अंदर टेरिटरी में हंट करने का एफर्ट वर्थ था। काइसलोन ने पूछा कि अब वो सेटिस्फाइड है। लोगन ने कहा कुछ हद तक। उसे याद आया कि पहली मॉन्स्टर हंट में सब पूरी तरह मेस थे, लेकिन अब बहुत इंप्रूव कर गए हैं। फिर काइसलोन ने पूछा कि इतनी तैयारी क्यों। उसने कहा कि उसने कभी इतनी फायर पावर वाली मर्सनरी आर्मी नहीं देखी। क्या लोगन पूरे कॉन्टिनेंट के मॉन्स्टर्स को मारने का प्लान कर रहा है? लेकिन लोगन जवाब देने से पहले ही एक माउंटेड नाइट मैसेज लेकर आ गया। रिक की तरफ से खबर थी कि विकाउंट टेसरॉन ने हाउस एमलीलन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। वॉर रूम में पैट्रिक और बाकी फैमिली हेड्स क्रिस्टल बॉल से देख रहे थे, जहां टेसरॉन ने कहा कि उसके एंसेस्टर को अनजस्टली किल किया गया था और इसका जिम्मेदार हाउस मलान है। पैट्रिक स्तब्ध रह गया। कुछ नोबल डाउट करने लगे कि क्या ये रीजन सच में वॉर जस्टिफाई करता है। हैंकेल और मैरियन ने पैट्रिक से अगला कदम पूछा। हैंकेल ने कहा कि सिर्फ टेसेरॉन की नाइटली ऑर्डर में उनके मुकाबले कहीं ज्यादा सोल्जर्स हैं। पैट्रिक बैटलफील्ड में भी हो तो जीत के चांसेस बहुत कम है। किसी नोबल ने सजेस्ट किया कि सिटी को डिफेंड करो और रीइंफोर्समेंट्स बुलाओ, लेकिन वो टेरेबल आइडिया था। नाइट्स एडवांटेज ले लेते और सिटी केओस में डूब जाती। किसी ने एमिसरी भेजकर पीस की बात कही, लेकिन पैट्रिक गुस्से में फट पड़ा। उसने सबको चुप कराया और कहा कि रॉयल फैमिली की अथॉरिटी पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही, फिर भी बिना परमिशन वॉर डिक्लेयर करना साफ दिखाता है कि सब प्लान किया गया था, इसलिए पीस पॉसिबल ही नहीं। उसने सबको वॉर की तैयारी करने का ऑर्डर दिया और जनरल से कहा कि विनिंग प्लान लाओ वरना बर्दाश्त नहीं करेगा। उस टेंस माहौल में एक नोबल ने पूछा कि क्या यंग मास्टर लोगन भी वॉर में जाएगा। पैट्रिक ने कंफर्म किया। मैरियन ने कहा कि रानियन की फोर्स अवेकन हो गई है और वो भी अब अपना हिस्सा निभाने लायक है। यह सुनकर रिक को एहसास हुआ कि लोगन कासल में नहीं है और उसने जल्दी से मैसेंजर भेजा। सिचुएशन जानकर लोगन ने सोचा कि उसकी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से वॉर 2 महीने बाद शुरू होना चाहिए था। क्या वजह है कि सब जल्दी हो गया? मैसेंजर ने बताया कि विकाउंट ने कस्टम्स तोड़ दिए हैं और डिक्लेयर करते ही हमला भी कर दिया है। लोगन को जल्दी करना होगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पहुंच सके। काइसेलोन और बाकी मर्सनरीज ने चिल्लाकर कहा कि उनकी ट्रूप्स रेडी हैं। लोगन ने देखा और कहा कि काइसेलोन सरप्राइज नहीं लग रहा। काइसेलोन ने हंसकर बोला कि मर्सनरी के लिए अगर वॉर नहीं हो रही तो वो खुद शुरू करना चाहते हैं और अब जब उनके पास इतनी बड़ी वेपन है तो नेचुरली वो उसे यूज करना चाहेंगे। लोगन ने अपनी आर्मी को देखा और सोचा कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं की। उसने कहा कि उनकी फीलिंग वैलिड है। उन्होंने महीनों तक हार्ड ट्रेनिंग की और मॉन्स्टर्स के झुंड को ओवरवेलमिंगली मैसेकर्ड किया। उसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता वॉर कब शुरू होती है, बस जीतना चाहिए। उसे यकीन था कि अब उनकी कॉम्बैट पावर काफी है। उसने ट्रूप्स को मैकलिन प्लेन्स मार्च करने का आदेश दिया, कॉन्फिडेंट कि ये वॉर विक्ट्री में खत्म होगी। लेकिन बैरनी में वॉर उम्मीद से पहले ही शुरू हो चुका था। जंग
जंग शुरू हो गई, वो भी मैकलिन्स ने जितनी जल्दी सोची थी उससे पहले। जंग के ऐलान के अगले ही दिन टेसेरॉन और उसकी फौज मैकलिन की एस्टेट पर आ गए और उनकी तादाद वासिल की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। कैप्टन हैंकल ने पैट्रिक को बताया कि वाइकाउंट की आर्मी में 100 नाइट, 1000 से ज्यादा रेगुलर सोल्जर्स और करीब 10,000 कंस्क्रिप्ट्स हैं, यानी ये पूरा फुल स्केल वॉर है। ये सुनकर पैट्रिक को लगा टेसेरॉन पागल हो चुका है। वो ना सिर्फ सुपर ह्यूमन ऑफ जैसे नाइट्स से भिड़ रहा था, बल्कि कंस्क्रिप्ट्स को भी खींच लाया था, जबकि ये तो नेशंस के बीच की लड़ाई भी नहीं थी, बस एक घरेलू फ्यूडल डिस्प्यूट था। पैट्रिक सोच में पड़ गया कि आखिर रेमंड विकाउंट इतनी दूर क्यों जा रहा है, और हालात और भी बिगड़ते दिख रहे थे। कैप्टन ने पैट्रिक को बताया कि हाउस ऑफ कूरास ने चेतावनी दी है कि वो ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। ये सुनकर पैट्रिक और मैरी दोनों चुप रह गए। मैरी ने आर्ग्यू किया कि ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है, जरूर कोई मिस्टेक है। उसे याद आया कि उसने और मिस्टर ड्वेन ने सब चेक किया था ताकि ऐसा ना हो। अब कोई चारा ना देखकर पैट्रिक ने हैंकल को ऑर्डर दिया कि जितने भी मर्द हथियार उठाने लायक हैं सबको इकट्ठा करो और पूरे दम से दुश्मन का सामना करेंगे। पैट्रिक को लगा कि किरास, जिन पर वो इतना भरोसा करते थे, उन्होंने ही पीठ दिखा दी और उन्हें मुश्किल में डाल दिया। एमलैन ने जितने लोग जुटा सकता था जुटाए, 50, 3 नाइट, 552 रेगुलर सोल्जर्स और 4418 कॉन्स्क्रिप्ट्स, यानी कुल 5023 कॉम्बेटेंट्स। लेकिन ये टेसेरॉन की फौज का आधा भी नहीं था। बैटलफील्ड पर दो सोल्जर्स बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, यंग मास्टर लोगन कहाँ है? दूसरे ने कहा, वो तो काफी पहले चला गया और अभी तक लौटा नहीं। कुछ ने तो ये भी कहा कि वो शायद भाग गया जब उसे जंग की खबर मिली। ये सुनकर रैन पलटा और बोला, तुम लोग क्या बक रहे हो? लोगन ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे पूरा यकीन था कि लोगन ने पहले ही इस जंग को भांप लिया था और इसलिए उसे सीक्रेट मूव सिखाया था। वो कभी भाग नहीं सकता। बाकियों ने यह सुनकर सोचा कि शायद रूमर सच है कि लॉर्ड का बेटा डिजर्ट कर गया। थोड़ी देर बाद पैट्रिक रैन के पास आया और अपने छोटे बेटे से कहा कि उस भाई की जगह लेनी होगी और बिल्कुल डगमगाना नहीं। पैट्रिक मन ही मन सोच रहा था कि उसे इन रूमर्स पर यकीन नहीं करना, लेकिन अब मैटर सिर्फ वॉर जीतने का है। उसने अपनी ट्रूप्स को कमांड दिया कि आगे बढ़ो और उस स्कम को कुचल दो जो उनके घर पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ टेसेरॉन मुस्कुराते हुए आया, खुश कि पैट्रिक ने आखिर तलवार उठा ही ली। उसने चिल्लाकर कहा कि उसके नाइट्स ही उसकी तलवार हैं और पैट्रिक को उन्हें फेस करना होगा। एक जवान लड़का ऑरा चार्ज करके आगे बढ़ा, लेकिन एक नाइट की शील्ड ने उसका वार रोक दिया। पैट्रिक हैरान रह गया। रिक भी बैटलफील्ड पर था और खुश बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपने सामने लोगों को मरे और कटते देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो हार रहे हैं और उन्हें जैसे तैसे उसके जैसे लोगों को भी भेजना पड़ा डिसएडवांटेज की वजह से। उसे डर था कि अगर घेर लिए गए तो सब खत्म हो जाएगा। लड़ते हुए उसे टेसेरॉन की आर्मी का एक सोल्जर सिर पर मारने वाला था, लेकिन रिक किसी तरह बच गया और एक अली ने उसे बचाते हुए दुश्मन को मार गिराया। उसने रिक से कहा, जल्दी उठो और अपनी स्पीयर तैयार करो। रिक ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा, शुक्रिया कहना चाहता था, बट उससे पहले ही एक एनिमी नाइट ने उसके साथी को मार डाला और उसका खून रिक के चेहरे पर उछल गया। अब रिक को समझ आ गया कि जिंदा रहने का बस एक तरीका है, भाग जाओ जितना दूर जा सकते हो। तभी माउंटेड सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़े और वो बॉडीज के बीच से निकलते हुए पीछे देखा तो पता चला कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसे डर लगा कि यहीं सब मर जाएंगे। उधर पैट्रिक का मुकाबला हाई रैंकिंग नाइट से हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये आदमी उसके ऐसे हमले झेल गया जिनमें एक्सप्लोजिव फोर्स भी थी। उसे हैरानी हुई कि टेसेरॉन के पास इतना ताकतवर नाइट भी है। उसने अंदाजा लगाया कि बाकी नाइट्स भी कम से कम इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, तभी तो उससे नहीं डर रहे। उसने पूछा कि क्या वे उसी से निपटने की तैयारी करके आए हैं। नाइट ने पलटकर पूछा कि तुम्हें हमारी तैयारी कैसी लगी। 4 नाइट्स से घिरा पैट्रिक सोचने लगा कि अगर यहीं अटक गया तो हालात बेहद बिगड़ जाएंगे। उसने तलवार उठाई और कसम खाई कि ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो हाई रैंकिंग नाइट से भिड़ा, लेकिन पीछे से एक और ने स्पीयर से वार कर दिया। पैट्रिक किसी तरह बचा, लेकिन चारों तरफ से हमला होते देख वो बौखला गया और उन्हें डिसऑनर कहने लगा। बास्टर्ड्स बोला कि वो गंदे तरीके से लड़ रहे हैं, मगर नाइट्स को फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक बोला कि ये उसकी आखिरी लड़ाई है, मरने से पहले उसे अकेला छोड़ दो। फिर पैट्रिक ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन इस बार वो अनलकी रहा और एक स्पीयर उसकी पीठ में लग गई। अब वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने सोचा कि हाई रैंकिंग नाइट सामने से ब्लॉक करता है और बाकी पीछे से वार करते हैं, ये एक जाल है। और चूंकि उसे घेर लिया गया है, उसने मान लिया कि लोगन का भाग जाना ही ठीक था। हार सामने देखकर उसने दुआ की कि कम से कम लोगन परिवार की विरासत आगे बढ़ाए। दूर से टेसेरॉन लड़ाई देख रहा था और सोच रहा था कि उसने कितना स्मार्ट मूव किया हाई रैंक नाइट को छुपाकर। अब बस पैट्रिक को खत्म करना है और एमलन कासल ले लेना है। वो अपनी प्लानिंग आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पीछे से कैवलरी ट्रूप्स की आवाज आई। एक सर्वेंट भागता हुआ आया और बोला कि पीछे से करीब 300 कैवलरी यूनिट
कैंडिडेट आ रहे हैं, शायद और भी। टेसरोन ने सोचा, क्या मकलैन के पास हिडन ट्रोप्स थे? सोल्जर ने कहा, अजीब बात है, वो नाइट्स लांसेस लेकर भी नहीं आ रहे, उनके पास तो सिर्फ छोटे क्रॉसबोज हैं। ये सुनकर लॉर्ड टेसरोन हंस पड़ा और बोला, क्या क्रॉसबो? मतलब वो छोटे हंटर्स वाले खिलौने? रियर गार्ड और आर्चर्स भेजो, इन 5th रेट सोल्जर्स को साफ कर दो। इतना कहते ही एक एरो आकर उसके सोल्जर के सिर में धंस गया। टेसरोन अपने आर्मर में जम सा गया। असल में लोगन वापस आ चुका था और गुस्से से सब देख रहा था। उसने अपने मर्सनरीज को फायर का ऑर्डर दिया। सेकंडों में क्रॉसबो बोल्ट्स की बारिश ने टेसरेन की आर्मी के सैकड़ों लोगों को मार गिराया, शील्ड्स और फ्लैश को चीर दिया। सोल्जर सोचने लगे कि जिसने भी शील्ड नहीं उठाया वो मर चुका है। टेसरोन के आर्चर्स ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके एरोज इतने कमजोर थे कि लोगन की ट्रूप्स तक पहुंच ही नहीं पाए। मर्सनरीज ने फिर से फायर किया और भी विकाउंट सोल्जर्स मारे गए। टेसरोन हैरान रह गया कि उसकी रियर गार्ड पलक झपकते बिखर गई और लोगन की आर्मी कोई मैजिक भी नहीं कर रही थी, बस वही क्रॉसबोस। उसे लगा पैट्रिक ने कैसी वेपन बना दी है। उसने गुस्से में अपने नाइट्स को रियर की तरफ भेजा ताकि उन बास्टर्ड्स को खत्म किया जा सके। कैवलरी पूरी स्पीड से लोगन की ट्रूप्स की तरफ भागी और लोगन मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि वो खुद उसकी तरफ आ रहे हैं। इस बीच रैन और एक नाइट की लड़ाई शुरू होने वाली थी। रैन ने उसके वार से बचकर अच्छा मूव किया तो दुश्मन ने कहा, अच्छा किया लड़के। उनके बीच क्लैश शुरू हुआ। एक सोल्जर ने कहा, इस बच्चे से खेलना बंद करो, अब लड़ाई सीरियस हो रही है। लेकिन दूसरे ने जवाब दिया कि वो पूरी कोशिश कर रहा है और रैन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, भले ही वो बस एक लड़का ही क्यों ना होता। उनकी ये बात सुनकर रैन के दिमाग में क्लिक हुआ। पहली बार असली जंग का सामना करते हुए, न कि बस ट्रेनिंग में, उसे समझ आया कि वो कोई जीनियस नहीं है, बस एक सिंपल लड़का है जिसने अपनी पावर्स अवेकन की है। फिर भी वो हार नहीं सकता था क्योंकि दांव बहुत बड़ा था। उसने अपने पिता को याद किया और सोचा कि वो उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो लोगन की जगह इस वॉर में लड़े। उसने खुद से कहा कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी सोच में डूबा था कि उसे अचानक एक ओपनिंग नजर आई। उसने देखा एक सोल्जर पीठ घुमाए खड़ा है और मन ही मन बोला, ये क्या कर रहा है? कारण चाहे जो हो, रैन ने ये मौका नहीं छोड़ा और तलवार से सीधा वार किया। एक ही स्ट्राइक में उस सोल्जर को चीर डाला। ये इतना आसान था कि रैन खुद भी हैरान रह गया। उसने देखा कि दुश्मन की चेस्ट में बोल्ट फंसा हुआ है और ऊपर देखा तो उसका भाई चिल्लाते हुए उसका नाम ले रहा था। रैन खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी पल भर की थी। पीछे से और नाइटस गुस्से में रैगनर की तरफ से लोगन की पोजीशन की तरफ चार्ज कर रहे थे, विकाउंट के ऑर्डर्स पर। लोगन ने गौर किया कि कैवलरी ने काइट शील्ड फॉर्मेशन अपनाई है। बहुत मजबूत डिफेंस था, बट उसे पता था कि ये उसे नहीं रोक पाएगा। उसका असली डर्टी प्लान अब सामने आने वाला था। उसने अपने सोल्जर्स को बोला कि क्रॉसबोस को तिरछा जमीन की तरफ एम करो। सबको लगा ये क्या कर रहा है। तभी लोगन ने वो साइकोटिक स्माइल दिखाई और ऑर्डर दिया, हॉर्सेस को शूट करो। मर्सनरीज भी एक्साइटेड हो गए और लोगन जैसी ही खतरनाक ग्रिन उनके चेहरों पर आ गई। बोल्ट की बारिश घोड़ों पर गिरी और सारे कैवलरी सोल्जर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। लोगन ने सोचा वो सही टाइम पर आया है रैन को बचाने, लेकिन अभी उसके पिता की फिक्र बाकी थी। उसने अपनी फैमिली को बचाने की कसम याद की और सोचा अगर उन्हें खो दिया तो बैटल जीतने का कोई मतलब नहीं। उसने काइसलोन को ऑर्डर दिया और खुद अपने पिता की तरफ दौड़ा। काइसलोन घबरा गया, बोला ये प्लान का हिस्सा नहीं है। उसे लगा जीत पहले से ही उनके हाथ में है तो लोगन क्यों रिस्क ले रहा है, इवन अगर वो स्ट्रांग भी है। काइसलोन ने आखिर जेरल्ड को बोला कि लोगन को कवर दो जबकि वो दुश्मन की फौज चीरता हुआ आगे बढ़े। पैट्रिक अभी भी हाई रैंक नाइट से लड़ रहा था और हालत बिगड़ती जा रही थी। नाइट ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि उसने यकीन नहीं किया कि पैट्रिक ऐसे चार्ज करेगा जब उसे पता था वो स्क्यूअर्ड हो जाएगा। आखिरी पल में पैट्रिक बच निकला और सांस लेने को पीछे हटा। उसने गौर किया कि दुश्मन अजीब लड़ रहे हैं, जैसे अपनी जान दांव पर लगा रहे हों, जबकि फायदा उनके पास ही था। उसने 2 और लांसेस रोक ली। तभी अचानक लोगन उसके सामने आ खड़ा हुआ और पलक झपकते ही 2 मिड लेवल सोल्जर्स को मार गिराया। पैट्रिक हैरान रह गया। उसे याद आया कि लोगन मर्सनरी कोर के साथ पीछे से आया था, लेकिन ये जगह तो वहां से बहुत दूर थी। पीछे देखा तो लाशों का ढेर था। क्या सच में उसका बेटा सबको खत्म कर चुका था? पैट्रिक पूछना चाहता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मगर वक्त नहीं था। इंस्टेड उसने पूछा, क्या लोगन की मौजूदगी का मतलब है कि वो जीत रहे हैं? लोगन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। पैट्रिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, गुड जॉब। हाई रैंक नाइट लोगन को घूरता रह गया। सोचने लगा एक 20 साल का गंवई लड़का कैसे 2 मिड लेवल नाइट को एक साथ मार सकता है। उसने तो उस उम्र में बस नाइट बनने के लिए जान लगा दी थी, लेकिन अब मैटर ये था कि उसे लड़के को यही मारना है। उसने अपने साथियों को फिर से खड़े होने का आदेश दिया। पैट्रिक ने सोचा कि लोगन इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि मिड लेवल नाइट संभाल ले। अगर वो उन सबको रोक ले और पैट्रिक हाई रैंक नाइट पर ध्यान लगाए तो शायद जीत मिल जाए। लेकिन लोगन ने हाथ बढ़ाकर कहा कि वो खुद ही नाइट से लड़ेगा। पैट्रिक ने मना किया, बोला ये उसके बस
की बात नहीं, उसने बेटे की प्रोग्रेस मानी, लेकिन याद दिलाया कि सामने हाई रैंक नाइट है। पैट्रिक बात पूरी करता इससे पहले ही लोगन ने उसके पेट में घूंसा मार दिया और उसे गिरा दिया। लोगन बोला, मेरे करंट स्टेट में तो मैं आपको भी हरा सकता हूँ, ट्रस्ट मी, इसे मुझे ही करने दो। पैट्रिक ने अनिच्छा से मान लिया और बोला, सावधान रहना। लोगन ने कहा, जल्दी खत्म करना है। नाइट को गुस्सा आया कि पैट्रिक की जगह ये नादान लड़का आ गया। वो दहाड़ते हुए लोगन पर टूटा, मगर लोगन ने क्लैश करते ही उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। नाइट दंग रह गया। उसे लोगन में कोई हाई लेवल ऑरा नहीं दिखी, फिर भी वो ओवर पावर्ड हो रहा था। उसने सोचा लोगन बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है। दोनों बार बार क्लैश और डॉज करते रहे। नाइट ने सोचा कि अगर वो इंजर्ड ना होता तो बढ़त उसी के पास रहती, लेकिन लोगन ने मौका पकड़कर उसे घायल कर दिया। नाइट ने काउंटर करने की कोशिश की, मगर लोगन पीछे हट गया। अब उसे समझ आया कि लोगन की ताकत अब्सॉर्ब हो रही थी और नाइट ने सोचा यही उसका ट्रैप है। उसने वार करने की तैयारी की, लेकिन लोगन ने जल्दी रिकवर करके उसे चौंका दिया। अब लोगन ने ऑरा चार्ज किया और सीक्रेट टेक्निक निकाली। नाइट को समझ आया कि उसे तुरंत हटना होगा, लेकिन देर हो चुकी थी। लोगन की कटिंग वेव ने उसे सीधा खत्म कर दिया। सब हैरान रह गए। लोगन ने दहाड़ कर कहा, मैं लोगन मलीन ने टेसेरोन की आर्मी के जनरल को मार गिराया। टेसेरोन की फौज डर के मारे हिल गई। सोचने लगे, हाई रैंक नाइट कैसे गिर सकता है। वाइकाउंट का झंडा भी नजर नहीं आ रहा था तो कई सोल्जर्स ने तलवारें गिरा दी और सरेंडर कर दिया। रिक ने लोगन का नाम चिल्लाना शुरू किया और सब उसका साथ देने लगे। विकाउंट मीनवाइल बैटलफील्ड से भाग रहा था। सोच रहा था 3 साल की तैयारी बेकार हो गई। 100 नाइट जुटाए थे और उस रेड हेड और उसके हथियारों ने सब चौपट कर दिया। उसने सोचा अब जल्दी अपने इलाके लौटना ही बचा सकता है। कासल पहुंचकर उसने गार्ड्स को दरवाजे खोलने का आदेश दिया। सब हैरान थे उसे देखकर। तभी एक गार्ड ने दूर से नाइट्स को आते देखा। आगे लोगन था। टेसेरोन डर से जम गया। लोगन घोड़े से उतरा और वाइकाउंट से बोला, भागने में तो काफी तेज निकले। फिर पूरे किले के सामने चिल्लाया, टेसेरोन, ये जंग हार चुका है। उसने गैरिसन को कहा, गेट खोलो और असली विजेता का स्वागत करो। ऊपर से सोल्जर्स सोच रहे थे, क्या ये सच है? शायद इसी वजह से विकाउंट इतनी जल्दी लौट आया। लेकिन अचानक एक जनरल ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या वो लोग दुश्मन की बातें सुनकर डरने वाले हैं? तभी सबको होश आया। जनरल ने आगे कहा कि दुश्मन मुश्किल से 300 से थोड़े ज्यादा हैं। और जैसे ही लोगन ने फिर से अपनी ऑरा चार्ज की, उसने कहा कि इतनी छोटी फोर्स से तो सीज में हराया नहीं जा सकता। गेट्स पर तैनात सोल्जर्स सोच रहे थे कि ये आखिर कर क्या रहा है। तभी लोगन दर्जनों मीटर ऊंची दीवार फांद कर कूद गया और जनरल को बोला कि गेट खोल दो, वरना अगर सबको मौत चाहिए तो ठीक, नहीं तो वो खुद ही उन्हें मारकर गेट खोल देगा। पैलेस के अंदर टेसेरोन अपने सबसे कीमती सामान और पैसे इकट्ठा कर रहा था। सोच रहा था कि कम से कम कुछ गोल्ड कॉइन तो ले जाने चाहिए। तभी पीछे से लोगन ने चिल्लाया कि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। घबराकर गिरते हुए टेसेरोन ने पूछा कि वो अंदर कैसे आया। लोगन ने जवाब दिया कि उसके अपने ही सर्वेंट्स ने उसे बेच दिया, वो भी बिना तलवार चलाए। इसका मतलब था कि टेसेरोन की अपनी रेप्यूटेशन ही ऐसी थी उस थीफ लॉर्ड के तौर पर। यह सुनकर टेसेरोन आग बबूला हो गया। सोच रहा था कि उसके अपने लोग ही उसे कैसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन फिर डरपोक बनते हुए उसने सरेंडर कर दिया और बोला कि वो उसे वॉर की कन्वेंशन के हिसाब से मुआवजा और उसका हिस्सा दे देगा। उसने उसकी और उसके परिवार की जान बख्शने की भीख मांगी। यह सुनकर लोगन ने मॉकिंग अंदाज में कन्वेंशंस की बात छेड़ी। उसने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि उसे रूल्स की बातें करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उसी ने बिना वजह वॉर छेड़ी थी और सब कुछ एक ही दिन में इन्वेड कर लिया। गुस्से में लोगन की नसें फूल गईं और उसने पूछा कि उसमें जरा भी कॉन्शियंस है क्या। टेसेरोन ने फिर भी कोशिश की और नोबिलिटी की ऑनर की बात की, कहते हुए कि फेडरल वॉर्स में प्रिजनर्स की जान कॉन्वेंशन से बचाई जाती है। लोगन ने कहा कि हाँ, वो अपनी हाउस ऑफ मलान की इज्जत और कस्टम्स का सम्मान करेगा, इसलिए वो उसकी जान बख्शेगा और उसे थोड़ी दौलत लेकर जाने देगा। टेसेरोन शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन लोगन ने बीच में काटते हुए कहा कि अगर उसके पिता होते तो जरूर ऐसा करते। पैट्रिक इतने ऑनरेबल हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर भी मान लेते। तभी लोगन की नजर एक डायमंड एनक्रस्टेड डैगर पर पड़ी जो टेसेरोन के पीछे एक चेस्ट में रखा था। उसने उसे उठाया और उसकी खूबसूरती पर कमेंट किया। टेसेरोन ने इंसिस्ट किया कि वो डैगर उसी के पास रहे, ये किंगडम के सबसे बड़े क्राफ्ट्समैन का बनाया हुआ है। लेकिन लोगन ने मना कर दिया और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ। अचानक ही लोगन ने वही डैगर टेसेरोन के सीने में घोंप दिया। आखिरी सांस लेते हुए टेसेरोन ने कहा कि वो लायर है क्योंकि उसने जान बख्शने का वादा किया था। लोगन ने जवाब दिया कि उसने कभी ऐसा नहीं
नहीं कहा, बस बताया था कि उसका पिता ऐसा करता। लेकिन बैड लक तुम्हारी, मैं अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। टेसेरॉन कुछ नोबल्स की ऑनर की बात बड़बड़ाने लगा, लेकिन लोगन ने बीच में टोकते हुए कहा कि उसे जरा भी अंदाजा है कितने लोग उसकी लालच की वजह से मरे, और बोला कि अब अपना गंदा लाइफ यहीं खत्म कर। टेसेरॉन वहीं मरकर गिर पड़ा। लोगन ने लाश को देखते हुए सोचा कि इसे भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि इतनी आसान मौत मिली। अपने खून से भीगे हाथ को भींचते हुए उसने कहा कि क्राइसिस अब खत्म हो गया और अब बस आखिरी काम करना बाकी है। उसने जोर से ऐलान किया कि विकाउंट रेमोन टेसेरॉन ने खुदकुशी कर ली। इतना कहते ही काइसलोन कमरे में आया और लोगन से बोला कि उसे कासल का अंडरग्राउंड प्रिजन चेक करना चाहिए। कुछ दिन बाद विकाउंट टेसेरॉन के किले के बाहर लोगन और पैट्रिक बात कर रहे थे। पैट्रिक ने कहा कि जैसे ही वो ठीक हुआ सीधा टेसेरॉन के किले आ गया। उसने रेमन की सुसाइड के बारे में पूछा। लोगन ने कंफर्म किया और बोला कि लॉर्ड टेसेरॉन जरूर गहरी निराशा में रहा होगा, लेकिन पैट्रिक को यकीन नहीं आया और उसने सीधे पूछ लिया कि क्या लोगन ने टेसेरॉन को मारा। दोनों के बीच टेंशन वाली नजरें टकराईं, जैसे कभी भी लड़ाई हो जाएगी। आखिरकार लोगन ने मान लिया और कहा हाँ, उसने जानबूझकर उसे एलिमिनेट किया क्योंकि अब मामले अपने हाथ में लेने का वक्त था। उसने कहा कि वो टेसेरॉन की ब्लड लाइन भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। यह सुनकर पैट्रिक ने अपने बेटे की ओर देखा और उसकी तारीफ की। बोला कि अब वो बड़ा आदमी बन गया है और उसके अपने कारण होंगे। फिर कहा कि कोई भी कुछ कहे, लेकिन इस लड़ाई का असली हीरो लोगन ही है, और उसने उसे थैंक किया। ये सुनकर लोगन खुश हुआ और अपने पिता की ओर सच्ची मुस्कान के साथ देखा। पैट्रिक ने हिचकिचाते हुए कहा गुड जॉब किड, और फिर एक और अच्छी खबर देने लगे। उन्होंने कहा कि अब लोगन को हाउस एमलैन का ऑफिशियल हेयर बनाया जाएगा। ये सुनकर लोगन खुश तो हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा कि माफ करना, लेकिन उसे ये ऑफर रिजेक्ट करना पड़ेगा। पैट्रिक हैरान रह गए और पूछा क्यों, क्या वो रेपुटेशन की वजह से मना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई की उसकी अचीवमेंट सब बदलने के लिए काफी हैं, लेकिन लोगन ने बताया कि वजह ये नहीं है। उसके हिसाब से रैन इस पोजीशन के लिए ज्यादा क्वालिफाइड है क्योंकि मिलान एक नाइट्स की फैमिली है। रैन ने सिर्फ 14 साल की उम्र में फोर्स यूजर बनकर दिखा दिया, उससे 4 साल पहले ही। जब वो बड़ा होगा तो क्या कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। पैट्रिक हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने कहा कि लॉर्ड बनने के लिए सिर्फ फाइटिंग एबिलिटी ही सब कुछ नहीं है। लोगन ने कहा कि शायद बिलीफ्स ऐसे हों, लेकिन अगर रैन कॉन्टिनेंट का यंगेस्ट फोर्स यूजर बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी लोगन को सक्सेसर बनने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था, न ही वो बैरन बनने का टाइम वेस्ट करना चाहता था। उसने कहा कि बड़े भाई के नाते वो अपने छोटे भाई को मौका देना चाहता है, इसलिए उम्मीद है कि पिता तब तक वेट करेंगे जब तक रैन बड़ा न हो जाए। पैट्रिक ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि लोगन अपने भाई की इतनी फिक्र करता है, और वादा किया कि वो एयर का फैसला 5 साल बाद करेंगे जब रैन अडल्ट होगा। ये सुनकर लोगन ने उनका धन्यवाद किया, लेकिन पैट्रिक ने कहा कि फिर भी उसे एक और रिवॉर्ड मिलेगा। वो मैंशन लौटेंगे और वॉर से हुई प्रॉफिट्स का हिसाब लगाएंगे जो कई लाख गोल्ड पीसेस होंगे। लेकिन लगता था लोगन के दिमाग में पहले से कोई और इनाम था। तभी एक गार्ड ने गेट खोलने का आदेश दिया क्योंकि एमलैन नाइट्स लौट आए थे। शहर के लोग बातें करने लगे कि कैसे वो सिर्फ एक हफ्ते में लौट आए और सुना है कि वॉर एक ही दिन में खत्म हो गई। दो आदमी बात करने लगे और उनमें से एक कह रहा था कि ये कैसे मुमकिन है, क्या उनके नाइट हमेशा से इतने ताकतवर थे। दूसरे ने कहा कि सुना नहीं क्या, सब यंग मास्टर लोगन एमलैन की वजह से हुआ। उसने बताया कि सोल्जर्स कह रहे थे कि लोगन की मर्सनरीज ने बैटल की डायरेक्शन पलट दी, वो ऐसे पीछे से आए जैसे सब पहले से पता हो। किसी और ने कहा कि उन्होंने किसी रहस्यमयी वेपन से दुश्मनों का सफाया कर दिया और लोगन ने खुद अकेले एक हाई रैंक नाइट को हरा दिया। फिर एक लड़की ने पूछा कि क्या मास्टर हमेशा से इतने अविश्वसनीय थे। किसी ने जवाब दिया कि वो तो हमेशा सोचता था लोगन बस टाइम पास कर रहा है। लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद उसने पहले जो मॉन्स्टर मीट खरीदा था उसके पीछे भी कोई बड़ी प्लान थी। सबको झुरझुरी होने लगी ये सोचकर कि शायद वो हमेशा से ऐसा ही था। उन्होंने उसकी तारीफ की, कहते हुए कि प्रोडिजीज वाकई अलग लेवल के होते हैं और अब तो वो फोर्स यूजर भी बन गया है। लोगन ने सब कुछ सुना और लोगों को अपने बारे में ऐसे बातें करते सुनकर उसे बहुत एम्बैरेसिंग लगा। फिर रैन ने पूछा कि इतनी तारीफें सुनकर कैसा फील हो रहा है। लोगन ने जवाब दिया कि इससे तो बस वो ब्लश कर रहा है और अपने भाई से बोला कि इतना एग्जैजरेट मत कर। लेकिन रैन ने इंसिस्ट किया कि एग्जैजरेट करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सब सच बोल रहे हैं और उसे लोगों के लिए स्माइल करना चाहिए क्योंकि वो बहुत खुश हैं उसे देखकर। लोगन ने थोड़ी देर सोचा और उन एक्साइटेड चेहरों को देखकर कोशिश की। उसने एक किलर स्माइल दी, या कहें ऐसा लग रहा था जैसे वो कैसल पहुंचने तक पोटी रोककर बैठा हो। सच कहें तो वो किसी रिच किड, रिच मग्गी या शायद मेड्यूसा जैसा लग रहा था। जैसे ही सबने उसकी स्माइल देखी वो फ्रीज हो गए। उन्हें लगा जैसे लोगन अभी अपने अंगूठे से उनका सिर उखाड़ देगा। लेकिन लड़के को पता ही नहीं था कि उसने कहां गलती कर दी और रोनियन को उस पर बस तरस
तरस आ रहा था। पैट्रिक ने लोगन की ओर देखा, जेन्युइनली प्राउड नजर आ रहे थे। उन्होंने फिर जोर से चिल्लाया कि अगला चीयर उस वॉर के चैंपियन के लिए होगा और ग्रैंड रिसेप्शन शुरू होने वाला है। लॉन्ग लिव मिलान, लॉन्ग लिव यंग मास्टर लोगन। थोड़ी देर बाद सीन कैसल गार्डन में चला गया, जहां लोगन कोर्ट में टहल रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि वेलकम सेरेमनी सुबह तक कैसे चल सकती है, वो भी उन लोगों के लिए जो वॉर से अभी अभी लौटे हों। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि पीछे से उसकी माँ मैरियन ने चिल्लाकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। रैन ने उनका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन मैरियन रुकी नहीं। उसने कहा कि उसने सब सुन लिया है। उसने लोगन से पूछा कि क्या ये सच है कि उसने सक्सेसर बनने से मना कर दिया, और आखिर वो प्लान क्या कर रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को उसने शायद बेवकूफ बना दिया हो, लेकिन वो कोई इडियट नहीं है। रैन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और लोगन से कहा कि कायरोसी की कहानी ने मैरियन को डीपली अफेक्ट किया है, लेकिन लोगन ने कहा कि कोई बात नहीं। उसने सोचा कि चाहे उस वक्त वो कितनी भी नाराज क्यों ना हो, कायरो के बिट्रेयल के बाद उसकी असली ताकत खत्म हो चुकी है और अब वो उसके लिए खतरा नहीं है। उसने सोचा कि अगर वो अब भी सही तरीके से हैंडल करे तो शायद मैरियन उसकी माफी स्वीकार कर ले। लोगन ने ईमानदारी से माना कि पिछले कुछ महीनों में उसकी एक्शंस भरोसेमंद नहीं थी और खुद उसे भी जेलसी और इंफीरियोरिटी के चलते किए गए कामों पर रिग्रेट। ये सुनकर मैरियन रोनियन पर चिल्लाई कि वो सही थी, क्योंकि लोगन खुद मान रहा है कि सब उसका प्लान था। रैन ने फिर से बीच में आकर उसे रोका और लोगन से माफी मांगी, बोला कि अभी वो खुद नहीं है। लेकिन लोगन ने मैरियन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने रायन की ओर देखा और कहा कि ध्यान से सुने, क्योंकि असली माफी का हकदार वही है। रैन हैरान रह गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है। लोगन ने कहा कि वो जब से लौटा है लगातार माफी मांग रहा है, लेकिन कभी साफ नहीं बता पाया कि किस लिए। शायद सालों से जमा रिग्रेट्स और कॉवर्डिस इतनी आसानी से मिट नहीं सकते। रैन ने पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। लोगन ने इनडायरेक्टली बताया कि वो पिछले कई सालों से दरअसल रैन से नफरत करता था। उसने आगे कहा कि अपनी इनकॉम्पिटेंस छिपाने के लिए उसने अपने भाई से नफरत की और अब वो उन पैथेटिक सालों पर सच में रिग्रेट करता है। उसने रैन से फॉर्मल और सिंसियर अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने को कहा। लड़के ने सिर झुकाकर अपने भाई से फॉरगिवनेस मांगी। ये सब सुनने के बाद रैन चुपचाप अपने भाई को देखता रहा। लोगन अब भी सिर झुकाए सोच रहा था कि आखिरकार बुरे काम अच्छे कामों से इरेज नहीं होते, और उसने खुद को नाइव समझा। आखिर रैन ने साइलेंस तोड़ा और कहा कि कोई बात नहीं। यह सुनकर लोगन शॉक्ड रह गया। रैन ने आगे कहा कि वो हमेशा बिलीव करता था कि अगर वो लोगन के साथ काइंड रहेगा, इवन जब वो कोल्ड हो, तो एक दिन उसका असली भाई वापस आएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, और ये किसी ग्रोन मैन को भी रुला देने के लिए काफी था। लोगन खुश हुआ और सोचा कि शायद इतनी सिंपल चीज करने में उसने इतने साल क्यों बर्बाद किए। फिर उसने अपनी माँ से बात की। उसने मैरियन से कहा कि उसे रैन की सच में फिक्र है और वो सिंसियरली चाहता है कि रैन सक्सेसर बने। उसने कहा कि उसे पता है मैरियन से तुरंत भरोसा करने की उम्मीद करना बड़ी बात होगी, इसलिए उसने उससे कहा कि वो बस उस पर नजर रखे, क्योंकि अब से वो जो भी करेगा वो फैमिली की भलाई के लिए होगा। मैरियन वहां से चली गई और लोगन ने सोचा कि अभी के लिए ये माफी काफी है। फिर सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहां लोगन और हमार साथ चल रहे थे। हमर ने पूछा कि वॉर से लौटते ही वो आखिर कहां जा रहा है। लोगन ने कहा कि उसने काफी रेस्ट कर लिया है और अब काम पर लौटने का वक्त है। हमर ने कहा कि वो बस टास्क को लेकर एंग्शियस है, बड़बड़ाता रहा कि इस बार जो मिलेगा वो मजे से एंजॉय करेगा। लोगन ने उसे अश्योर किया कि इस बार उसे सच में मजा आएगा। हमार ने सोचा कि शायद लोगन को पता ही नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। दोनों एक क्लियरिंग में रुके और दूर देखने लगे। हमर शौक में लग रहा था। पता चला कि लोगन एक माइन खोलना चाहता था। दरअसल रिवॉर्ड के तौर पर लोगन ने यही मांगा था कि उसे टेसेरॉन बॉर्डर के पास वाली हिल एक्सप्लोर करने का मौका मिले। पैट्रिक ने कहा कि टेक्निकली वो हिल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली वो वेस्टलैंड है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। उसने पूछा कि क्यों वही जगह, तो लोगन ने बस स्मर्क करते हुए कहा कि शायद उस जमीन के नीचे गोल्ड दबा हो। असलियत ये थी कि वॉर खत्म होने के 1 साल बाद पता चला कि टेसेरॉन ने मलीन की टेरिटरी से ली गई एक हिल से गोल्ड निकालना शुरू कर दिया था। उस माइन से निकला सोना ही टेसेरॉन को एक आम काउंट से कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बना रहा था, जब तक रैन मिलान ने बदला लेकर उसकी फैमिली का सफाया नहीं कर दिया। टेसेरॉन बायरनी की अंडरग्राउंड प्रिजन में काइसेलोन ने कहा कि कुछ अजीब लोग हैं और लोगन को देखना चाहिए। एक प्रिजनर ने दावा किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस काउंट का ऑर्डर पूरा किया और गोल्ड लाने गया था, लेकिन विकाउंट ने फिर भी उन्हें कैद कर लिया। लोगन ने माथा पकड़ लिया और सोचा कि टेसेरॉन कितना बेवकूफ था, 5 कीमती माइन एक्सपर्ट्स को कैद कर दिया। ये देखकर एक कैदी ने पूछा कि क्या वो उनके लिए गुस्सा हो रहा है, लेकिन असल में लोगन का बिजनेस साइड बाहर आ गया था और उसने सोचा कि उसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट का तरीका मिल गया। एक बूढ़ा उसे देखकर सोचने लगा कि आखिर ये आदमी है कौन। लोगन ने सोचा कि टेसेरॉन पर जीतना तो बस एक छोटी सी लहर पार करने जैसा है। असली खतरा एम्पायर का इन्वेजन था, जो पूरे
नेशन को कोलैप्स कर सकता था। और फिर वो बड़ा इवेंट जो 1 साल बाद हुआ, किंग सैमुअल फन ग्रैंडिया की मौत। राजा की अचानक मौत से तीनों प्रिंसेस में सत्ता की लड़ाई छिड़ जाएगी, जिससे किंगडम 3 साल तक सिविल वॉर में उलझ जाएगा और किंगडम की ताकत बुरी तरह गिर जाएगी। और जब तक किंगडम रिकवर करता, एम्पायर की असली इन्वेजन शुरू हो जाएगी। यही किंगडम की बर्बादी की पहली वजह थी। चू गिमलीन किसी फैक्शन में नहीं थे, न्यूट्रल रहना सिर्फ स्पेक्टेटर बना देता। लेकिन लोगन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने कहा कि वो इस इंस्टेबिलिटी को यूज करके पुराने टेरिटरीज वापस लेगा और साउथ वेस्ट का लॉर्ड बनेगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो सिविल वॉर खत्म करेगा और कुछ और भी। लेकिन जैसे ही वो आगे बताने वाला था, हामार ने बीच में टोक दिया और पूछा कि वो क्या ख्यालों में खोया हुआ है। लोगन ने महसूस किया कि उसे होश ही नहीं रहा और अब उसे फोकस करना होगा, क्योंकि अभी तो बस एक क्राइसिस से बच पाए हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उसे जल्दी से ताकत जुटानी होगी, लेकिन फिलहाल ये सब पागलपन लगेगा। इसलिए चाहे जो हो, उसे अपने पैसे से करना होगा। वही हिल उसकी गोल्डन गूज बनेगी, जिससे उसके प्लान्स फाइनेंस होंगे। उसने अपने सर्वेंट्स को बताया कि उस हिल के बीच में गोल्ड है और उसने वहां माइन खोदने का आदेश दिया और लागत का अनुमान मांगा। सर्वेंट्स थोड़े हैरान रह गए और हमार को लगा ये भी उसकी कोई पागलपन वाली आइडिया है। बूढ़े आदमी ने सोचा कि टेसेरोन ने उन्हें अच्छा पैसा दिया था तो उसने हाँ कर दी, लेकिन गोल्ड माइन बनाना शायद बहुत बड़ा काम था। उसने लोगन से पूछा क्या उसे पूरा यकीन है कि वहां सच में गोल्ड है। लोगन ने कंफर्म किया और बोला कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। बूढ़े ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है। लोगन ने समझाया कि ये सीक्रेट ऑपरेशन है, तो सिर्फ वहीं मौजूद 6 लोग ही ड्रिलिंग करेंगे। ये सुनकर बूढ़े को लगा शायद लोगन उन्हें हटाना चाहता है। उसने सवाल किया कि सिर्फ 6 लोग इतने बड़े ड्रिलिंग काम को कैसे कर पाएंगे, और कहा कि लोगन एग्जैजरेट कर रहा है। वो कहना चाहता था कि धोड़ी के साथ भी ये बहुत ज्यादा काम है, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी और दुआ की कि हामर ही ये काम कर ले। हमार ने लोगन की आंखों में देखा और कहा कि अब मरने के लिए तैयार हो जा, नींद कम कर और नॉर्मल इंसान जैसी जिंदगी छोड़। उस नजर को देखकर बूढ़े ने सोचा कि उसकी तो अब खैर नहीं। लोगन ने सोचा कि उम्मीद के मुताबिक हामर की वर्कर वाली मेंटालिटी है। उसने कहा कि अब हमार और बूढ़ा दोनों रेडी हैं काम के लिए, और दोबारा बजट बताने को कहा। बूढ़े ने बताया कि गोल्ड डिपॉजिट्स का एस्टिमेट लगाने के लिए ड्रिलिंग करनी होगी, लेकिन सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही 5 मिलियन गोल्ड लगेगी। हमार ने भी कहा कि माइन को सेफ तरीके से डेवलप करना बहुत लंबा काम होगा। सिर्फ तैयारी में ही 6 महीने लगेंगे और पूरा एक्सट्रैक्शन करने में और 6 महीने। लोगन ने कहा कि जैसे उसने सोचा था वैसे ही बहुत पैसा और समय लगेगा, लेकिन उसी माइन ने विकाउंट टेसरॉन को बाकियों से ज्यादा अमीर बना दिया था और उसे भी इसे एक्सप्लॉइट करना ही होगा। उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर वो मॉन्स्टर मीट अभी बेचते तो उसके पास पैसे हो जाएंगे, लेकिन उसके इफेक्ट्स 6 महीने बाद ही पता चलेंगे। फिर उसे ख्याल आया कि शायद उसे वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो उस मीट की टॉक्सिक नेचर को हैंडल कर ले तो उसे तुरंत मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने सोचा कि जैसे मर्सिनरी रहते हुए उसने कई टॉक्सिक एजेंट्स न्यूट्रलाइज किए थे, वैसे ही ये भी कर सकता है। अगर वो फॉर्मूला बना ले और बेच दे तो वो रिच हो जाएगा। एक हफ्ते बाद साउथ वेस्ट मैन विलेज में रिक लोगन के लिए नकली दवा, फेक मेडिसिन लाया, जो क्रश, नाइट हर्ब, वेब हर्ब्स और ड्रिप ग्रास से बनी थी। लोगन ने रिक को डांटा और कहा इसे फेक मत कहो, ये सिर्फ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। फिर उसने पूछा मॉन्स्टर मीट कहाँ है। रिक ने बताया कि वो विलेज वेयरहाउस में है, जैसे उसने कहा था। लोगन ने कहा परफेक्ट, अब हम दवा मीट पर लगाएंगे। ये सुनकर रिक डर गया और पूछा क्या सच में उसे भी साथ चलना होगा। लोगन ने कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल, लेकिन रिक खुश नहीं था और बोला कि उसने कभी वहां कदम नहीं रखा, उसे अंदाजा भी नहीं कि वहां क्या होगा। लोगन इरिटेट हो गया और सोचा ये लड़का अचानक इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है। फिर उसे समझ आया स्मेल इतनी जबरदस्त थी कि गटर भी परफ्यूम लगे। लोगन ने कहा उसे पता था बैड स्मेल होगी, लेकिन ये तो उल्टी कराने वाली थी, और वो लड़का तो सच में उल्टी कर रहा था। लोगन ने सॉल्यूशन निकाला और अपनी ऑरा से स्मेल ब्लॉक कर दी। फिर उसने रिक से कहा कि चलो शुरू करें। रिक हैरान था कि लोगन बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है, जबकि वो खुद उल्टी करने वाला है। जब उसने पूछा ये कैसे किया तो लोगन ने बताया कि उसने अपनी सेंस ऑफ स्मेल फोर्स से पैरालाइज कर दी। रिक ने उसे सेल्फिश कहा तो लोगन ने जवाब दिया कि अगर इतना प्रॉब्लम है तो खुद फोर्स अवेकन करो और जैसा चाहे कर लो। लोगन ने रिक को व्हाइट पाउडर दिया और कहा इसे मीट पर छिड़को। जब आउटर लेयर सफेद हो जाए तो समझ लेना न्यूट्रल हो गया है, और जो काला हिस्सा बचा है वही जहर है, तो केयरफुल रहना। फिर उसे काटकर छोटे छोटे बॉल्स बनाओ। सैंपल तैयार होने के बाद लोगन ने पूछा मेडिसिन जैसी लग रही है। रिक ने कंफर्म किया। लोगन ने कहा कि अब हम इसे मेडिसिन की तरह बेचेंगे और प्रिपरेशन तुम्हें करनी होगी, तो ध्यान देना और भूलना मत। रिक ने मना किया कि वो ये काम कभी नहीं करेगा। तब लोगन ने कहा कि हर पिल के 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ये सुनते ही रिक मान गया। लोगन इरिटेट हुआ क्योंकि उसने सोचा था काम फ्री में हो जाएगा। फिर लोगन ने कहा प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस टेस्ट
टेस्ट करनी होगी। रिक ने पूछा, किस लिए? लोगन ने बताया, ये दवा मर्दों के लिए अच्छी है। रिक नहीं समझा तो लोगन ने कहा कि वो बहुत इरिटेटिंग है और वो सिर्फ एक बार समझाएगा। उसने एग्जाम्पल दिया, तो खरगोश, एक मेल और एक फीमेल। मेल कमजोर था और बर्तन में अपना छोटा पैर नहीं चला पा रहा था। फीमेल ने उसे पेप्टॉक टी दी। टी पीते ही मेल सुपर रैबिट बन गया और उसका छोटा पैर पहले से 4 गुना बड़ा हो गया। फिर वो आराम से बर्तन हिला पाया। ये सुनकर लोगन ने पूछा, समझ आया? रिक ने कहा हाँ, और बोला, उसके पास परफेक्ट आदमी है टेस्ट के लिए मिस्टर ड्वेन। अगले सीन में ड्वेन लोगन के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर आने पर लोगन कहीं नजर नहीं आता। अचानक ड्रैकुला की तरह पीछे से आकर उसे डरा देता है। ड्वेन डर कर उछल जाता है और कहता है, ऐसे चुपके से मत आया करो। लोगन उसके पास आया और कहा वो उसके शोल्डर्स मसाज करना चाहता है क्योंकि वो वॉर के बाद बहुत थक गया होगा। ड्वेन ने मना किया और कहा, लॉर्ड मिलान ज्यादा थका है। लोगन ने कहा, उसके पिता तो एग्जॉस्शन से बेहोश भी हो गए। ड्वेन ने पलटकर कहा, वो तो सिर्फ इसलिए फेंट हुए क्योंकि लोगन ने डराया था। लोगन ने कहा, उसे पता है वो टफ टाइम से गुजरा है। तभी ड्वेन चिल्लाने लगा कि हम तो कंगाल हो गए हैं, वॉर में सारा पैसा खर्च हो गया, सर्वेंट्स और नाइट्स को भी पता नहीं है और वो पैसे मांग रहे हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की हालत खराब है। ड्वेन ने कहा, शायद उसने लोगन को गलत समझा था, वो इतना कंसिडरेट होगा ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो बात खत्म करे, लोगन ने पूछ लिया, क्या यही वजह है कि तुम्हें बेड में प्रॉब्लम हो रही है? ये सुनकर ड्वेन स्टैचू की तरह फ्रीज हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागा लेकिन लोगन ने उसे रोका और दवा थमा दी। उसने कहा, ये फिलिप केल मर्चेंट्री का पैटेंटेड प्रोडक्ट है और सिर्फ एक पिल से गारंटीड रिजल्ट है। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि उसने खुद कभी ट्राई नहीं किया। ड्वेन ने झिझकते हुए पिल निगल ली। लोगन ने कहा, ये गिफ्ट है, बाकियों से पहले सिर्फ उसके लिए। थोड़ी देर बाद ड्वेन कासल की हॉलवे में पागलों की तरह दौड़ते हुए लोगन और रिक की तरफ आया। रिक ने उसकी आवाज सुनी और लोगन को समझ आ गया कि उसका प्लान काम कर रहा है। ड्वेन वापस और पिल्स लेने आया था। रिक ने उसे लेक्चर दिया कि हॉल्स में मत दौड़ो, लेकिन उसे परवाह नहीं थी और उसने सीधा लोगन से पूछा कि पिल्स कितने की मिलेंगी। बेचारे की हालत ऐसी थी जैसे वो इनके लिए कुछ भी कर देगा। ये देखकर लोगन ने प्रेडेटरी स्माइल दी और कहा कि मेडिसिन सक्सेसफुल है। रिक चिढ़कर बोला, कोई उसकी सुनता ही नहीं। तभी लोगन ने रिक से हाथ देने को कहा। ड्वेन पसीना पसीना हांफता हुआ लोगन के सामने घुटनों पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रपोजल कर रहा हो और लोगन भी ऐसे दिख रहा था जैसे एक्सेप्ट करने वाला हो, जबकि रिक स्टुंडेड होकर देख रहा था। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो